साथियों, आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में तेरापंथ टास्क फोर्स के द्वारा आयोजित वर्चुअल मिशन पावर एम्पावरमेंट का आज का कार्यक्रम हम जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल में करने जा रहे हैं। क्या है ये तेरापंथ टास्क फोर्स, क्या करता है ये, हम जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे हुए अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के महामंत्री श्री मनीष जी दफ्तरी का, स्कूल के प्रबंध मंडल और सभी छात्रों का, और साथ ही तेरापंथ युवक परिषद के सभी कार्यकर्ताओं और परिषद अध्यक्ष का। तो स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आइए देखते हैं तेरापंथ टास्क फोर्स की विविध झलकियां एक वीडियो के माध्यम से। शक्ति मैं हूँ मैं, अनंत ज्ञान मैं हूँ मैं, अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त हूँ। रगों में संग भक्ति है, गुरु पदानुरक्ति है, मैं तेरा पंथ फौज का सिपाही हूँ। फंसे जो आपदाओं में कि दर्द हो फिजाओं में, तुरंत उनको कष्ट से मैं त्राहि दूँ। लबों पे मुस्कुराहटे खिला सकूं रवायते, मिशन के वास्ते सजग सदा ही हूँ। फर्ज की घड़ी भी है ये, जंग जिंदगी की है, जरूरतें जहाँ भी हो मैं वक्त दूं। है मेरा राष्ट्र धर्म ये सिखाया धर्म संघ ने, निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ। टास्क फोर्स तो यूँ देखें तो युवक परिषद संस्था ये टास्क फोर्स है, अपने आप पूरी संस्था टास्क फोर्स है। क्योंकि अवस्था का भी एक काम करने की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था। इस अवस्था में आदमी बढ़िया काम करे, क्योंकि शक्ति है, हमारी शक्ति विध्वंस के लिए नहीं, हमारी शक्ति निर्माण के लिए। मैं विघ्न हर मिटा सकूं, मैं खौफ हर हटा सकूं, मैं अंधकार में दिए की रोशनी। एक आंसू पहुँच दूं, किसी के घाव भर सकूं, खुशी के धन को प्राप्त करके मैं धनी। समय का एक युद्ध है, सजग रहे वो बुद्ध है, विवेक संग हो तो साधना यही। मौत के पलों में मैं हूँ, जिंदगी की आश सा सुदीर्घ रात्रि बाद में प्रभात हूँ। जहाँ भी हो जरूरतें पुकार लेना तुम मुझे, मैं TTF सदस्य बन के साथ हूँ। अनंत शक्ति मैं हूँ मैं, अनंत ज्ञान मैं हूँ मैं, अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं। तो साथियों, हमने देखा किस प्रकार तेरापंथ टास्क फोर्स विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं में मानव सहयोग के लिए आगे बढ़ रही है। चाहे वह केरला फ्लड वर्क हो, चाहे वह कोरोना का समय हो। हम तेरापंथ टास्क फोर्स के कैडेट, जो एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाम से जाने जाते हैं, हम आगे बढ़कर विभिन्न आपदा विपदाओं में लोगों का सहयोग कर रहे हैं। आइए इसी के बारे में जानेंगे हम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के महामंत्री, जो TTF के सृजनकार भी हैं, सरल व्यक्तित्व के धनी एवं चिंतन सिंह, श्री मनीष जी दफ्तरी से मेरा आमंत्रण श्री मनीष जी दफ्तरी को। धन्यवाद मनीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल श्री भोमराज जी जोशी, तेरापंथ टास्क फोर्स के राष्ट्रीय कन्वीनर श्री विकास जी बोथरा, को कन्वीनर जितेश जी पोखरना, हमारे जोधपुर के कर्मठ अध्यक्ष रतन जी चोपड़ा, मंत्री कैलाश जी ताते, हमारे साथ जुड़े TTF के ट्रेनर्स, स्कूल के टीचर्स और हमारे संभागी के रूप में जुड़े स्कूल के डियर स्टूडेंट्स, सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं सादर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से जाना
कि 13 टास्क फोर्स क्या है और इस प्रकार हम मेडिकल इमरजेंसीज, प्राकृतिक आपदाओं में जनमानस की सेवा का कार्य करते हैं। बच्चों, बताना चाहूंगा, भारतीय सरकार की इकाई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDR) जो हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में हम लोगों की मदद करती है, उनके माध्यम से हमारे जो कैडेट्स हैं, उन्होंने 10 दिन का जो ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है और समय समय पर जब जब मानव को अपेक्षा होती है, चाहे कहीं बाढ़ की स्थिति आए, कहीं भूकंप की स्थिति आए और किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी की अपेक्षा पड़े, तो हमारे ये कैडेट्स उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों के द्वारा आज ये जो चलाया जा रहा है, NDRF वालों ने हमें एक बात कही थी कि हम उनसे पूछा कि आप हमारे गुरु हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं गुरु दक्षिणा में? उन्होंने कहा कि जो हमने आप लोगों को सिखाया, हम निवेदन करना चाहेंगे आप इसको आगे प्रसारित करें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये प्राय हम सब के साथ, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे खुद के साथ घटित हो सकती है और अगर हमें इसकी जानकारी हो, तो खुद का जीवन बचा सकते हैं, हम और बचा सकते हैं और एक बहुत बड़ा महनीय कार्य हम कर सकते हैं। बच्चों, हर किसी के मन में ये ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होके सुपर हीरो बनूं, जैसे हम देखते हैं एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब तो रियल लाइफ में होते हैं। आज हम बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह भी देखते हैं, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, इनको हम हीरो के रूप में देखते हैं। हीरो क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं और ये सब रियल लाइफ होता है और हमको प्रेरणा मिलती है। तो आज हमें एक अवसर मिल रहा है और हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि NDRF के माध्यम से हमें ये सीखने का मौका मिला है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये 2 घंटे का जो सेशन है, ये आपको एक मौका देगा, एक अवसर देगा कि आप अपने रियल जीवन में एक हीरो की तरह उभर सके। जब किसी को कहीं भी कोई जरूरत पड़े, आप उनकी मदद करें। साथियों, 2 घंटा एक बहुत ही कम समय होता है, लेकिन इस समय में भी हमारे TTF के जो ट्रेनर्स हैं, आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी की ब्लीडिंग हो जाए, किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाए, कहीं कोई जल जाए, ऐसी स्थिति में आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आने वाला जो 2 घंटे सेशन है, एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और आप देखेंगे कि किस प्रकार आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के संपूर्ण मैनेजमेंट को कि उन्होंने आपने हमें ये अनुमति प्रदान की और हम ये सेशन करा पाए। और हमारी ये जो TU जोधपुर की जो शाखा है, ये आप देखते हैं कि किस प्रकार सेवा, संस्कार और संगठन के विविध आयामों को आपके शहर में ये संपादित करती है। तो आज हम ज्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे TTF की टीम से आज के सेशन की शुरुआत के लिए। धन्यवाद मनीष जी। सो आपने जाना दोस्तों कि कैसे 13 टास्क फोर्स के कैडेट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो भारतीय सरकार का एक उपक्रम है, उनके साथ ट्रेनिंग लेके, उनके साथ मिलके किस तरह प्राकृतिक आपदा विपदाओं में लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा तेरापंथ युवक परिषद के उपाध्यक्ष श्री महावीर जी चौधरी को। तेरापंथ युवक परिषद जोधपुर के उपाध्यक्ष श्री महावीर जी चौधरी, कृपया अपना वक्तव्य। सादर जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर को मेरा नमन। तेरापंथ के एकादशम अधिशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद सेवा, संस्कार तथा संगठन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को संपादित करता है। इसी कड़ी में तेरापंथ टास्क फोर्स के माध्यम से मिशन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जन जन का के माध्यम से आपदा, विपदा एवं मेडिकल इमरजेंसी जैसी विषम परिस्थितियों में सुरक्षा की विधि सिखाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन रक्षक बनाता है। तेरापंथ टास्क फोर्स कोरोना काल में भी डिजिटल माध्यम से अपने मिशन पर अनवरत रूप से जारी है। TTF के योद्धा हमें सिखाएंगे कि कैसे संकट की घड़ी में, जैसे त्वचा जलने पर, रक्तस्राव होने पर, हड्डियां टूटने पर, सांप के काटने पर इत्यादि विभिन्न मेडिकल इमरजेंसी में क्या किया जाना चाहिए। इस डिजिटल वर्कशॉप के आयोजन पर तेरापंथ युवक परिषद सरदारपुरा आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सभी विद्यार्थी गण एवं शिक्षक गण एवं उनके परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता है। TTF के प्रशिक्षण कर्ता श्री सैनिक जी एवं हिमांशु जी
का भी तैयब सरदारपुरा की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। हमारे अबा तैयब के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनीष जी दफ्तरी, टीटीएफ के राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी बोथरा व सह प्रभारी श्री जितेश जी पोखरना का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं तैयब सरदारपुरा की तरफ से कार्यक्रम के होस्ट श्री मनीष जी एवं बैकेंड बजरंगी जी का भी स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी का स्वागत। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे 13 टास्क फोर्स के ट्रेनर्स श्री श्रेनिक जी एवं श्री हिमांशु जी के पास। श्रेनिक जी, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र। भैया मेरा आवाज क्लियर है? यस, क्लियर है। जय जिनेंद्र सभी को। मैं ट्रेनिंग शुरू करने के पहले सबसे ये बोलना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी सब अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि मैं एक इंटरैक्टिव सेशन हम कर सके। जल्दी जल्दी जैसे आपने वीडियोस ऑन कर लिया है, मैं आपके फ्रेश गुड मॉर्निंग फेसेस देख पाऊं और ये सेशन बड़ा ही काफी इंटरैक्टिव रह सके। मैं देख सकता हूँ काफी लोग अपने वीडियोस ऑन कर रहे हैं और काफी लोगों ने नहीं भी किया अब तक। तो बाकी जो भी बचे हैं प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार, ताकि मैं सेशन शुरू कर पाऊं। ओके, यस, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। जय जिनेंद्र। आज टीटीएफ के सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाने की ये प्रोसेस है हमारा। जैसे किसी भी प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, इस तरह से हम आपको छोटे छोटे 6 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। 3 पहले टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, 3 टॉपिक्स हमारे हिमांशु भी आपसे बातचीत करके कवर करवाएंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लेना चाहेंगे वो है बर्निंग। सो व्हाट इज बर्निंग? बर्निंग होता क्या है? अब जब किसी भी तरह के केमिकल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल चीज के संपर्क में आपका स्किन डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो उसे हम बर्निंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी कोई केमिकल आपके स्किन पे डायरेक्टली गिर जाए, या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट वायर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, या थर्मल हीट आपके बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो उसे हम बर्निंग कहते हैं। मैं फिर से एक बार सभी से कहना चाहूंगा, जब तक हम प्रेजेंटेशन भी प्ले कर तब तक आप सारे अपने, अगर आप वीडियोस ऑन करेंगे तो पूरे सिर्फ ये बारे में बर्निंग के रजिस्टर होते हैं 70 लाख केसेस, उसमें से 10 लाख केसेस मॉडरेटली बर्न या सिवियरली बर्न होते हैं। जैसे काफी अच्छा बर्न हो गया, बॉडी में काफी ज्यादा बर्न हो गया, तो मॉडरेटली या सिवियरली जो बर्न होता है वो 10 लाख केसेस के अराउंड होते हैं बर्निंग में। उसमें से 1.4 लाख के आसपास का डेथ रेशियो बर्निंग में पाया जाता है। 1.4 लाख, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, अभी प्रेजेंटेशन जैसे शेयर हो चुका है। 1.4 लाख पीपल एनुअली die due to burn every year, and 70% of these injuries occur in most productive age group। जो अपना एज ग्रुप है बच्चों का और मॉडरेट यंग लोगों का जो एज ग्रुप है 15 to 35 years का, उसमें मॉडरेटली बर्न जो भी है वो पाए जाते हैं 70% ऑफ द बर्न, मेजॉरिटी वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट बर्न रिलेटेड किचन या घर में जो होता है, इसमें होता है बर्न्स के ज्यादा प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उनका ज्यादा ये पाया जाता है 70% तक। 80% केसेस एडमिटेड इन रिजल्ट ड्यू टू होम एक्सीडेंट्स। होम एक्सीडेंट्स की वजह से 80% केसेस रजिस्टर होते हैं। अब बर्निंग के बारे में आपको फैक्ट्स तो बता दिए, पर बर्निंग होता क्या है, बर्निंग किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन टाइप। स्किन के जो लेयर्स होते हैं, 3 स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं हमारे पास में, उस स्किन के लेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला लेयर जो होता है एपिडर्मिस, आप स्लाइड में आगे देख पाओगे। सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, स्किन का सबसे जो टॉप लेयर होता है। उसके बाद में जो स्किन का सेकेंड लेयर होता है डर्मिस। स्किन का सेकेंड लेयर जो एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे होता है वो होता है डर्मिस। आप इमेज में देख पा रहे हो, स्किन का फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, स्किन का सेकेंड लेयर डर्मिस, और स्किन का जो थर्ड लेयर होता है उसको हाइपोडर्मिस, जो फैट के नाम से जाना जाता है, फैट जिसे हम कहते हैं बॉडी फैट, वो होता है हाइपोडर्मिस। अब ये 3 लेयर आपने स्टडी कर लिया है। फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर है डर्मिस, और थर्ड लेयर जो होता है हाइपोडर्मिस, उसमें उसके नीचे आता है मसल हमारा। अब इस 3 लेयर, आप बोलेंगे ये 3 लेयर हमारे क्या काम? ये 3 लेयर के जैसे हिसाब से हम स्टडी करेंगे कि हम डिग्री ऑफ बर्न, बॉडी में कौन सा डिग्री का बर्न हुआ है
वो हम स्टडी करेंगे 3 लेयर के वजह से। अब सपोज आपका फर्स्ट लेयर, आप इमेज में देख सकते हो कि अगर फर्स्ट लेयर बॉडी का बर्न हो रहा है, जैसे आपको मैंने बताया एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर बॉडी का, अगर फर्स्ट लेयर बर्न हो रहा है तो उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहेंगे। सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे हो बॉडी का जो सेकेंड लेयर है, जो हम डर्मिस जिसे हम कहते हैं, बॉडी का सेकेंड लेयर जब बर्न हो रहा है तो उसे हम सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे। और थर्ड डिग्री बर्न आप देख पा रहे हो, ताकि बहुत बुरी हालत हुई है, हाइपोडर्मिस बर्न जो है, हाइपोडर्मिस तक बर्न चले गया है, हाइपोडर्मिस लेयर बॉडी का बर्न हो रहा है, उसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री बर्न। तो इसी तरह से जैसे हमने एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ा, उसी तरह से 3 लेयर्स स्किन के मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 लेयर्स के हिसाब से 3 डिग्री ऑफ बर्न में आपको समझा रहा हूँ, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अब बारी आती है रूल ऑफ 9 की। ये इमेज में आप देख सकते हो, रूल ऑफ 9 हम बाद में देखेंगे, उसके पहले ये इमेज आप देख सकते हो कि स्किन का जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर बर्न हुआ है, थोड़ा सा स्किन का सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है। उसके बाद में सेकेंड इमेज में, जो सेकेंड इमेज ब्लिस्टर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं स्किन पे, थोड़े से ब्लिस्टर्स पे पार्शियल थिकनेस में सेकेंड डिग्री बर्न है। और थर्ड डिग्री जो बर्न देख रहे हो, काफी ज्यादा स्किन को बर्न हुआ है और उसके हम फुल थिकनेस में बर्न हुआ है, फुल थिकनेस के हिसाब से हम थर्ड डिग्री बर्न जिसे हम कहते हैं। अब बारी आती है रूल ऑफ 9 की। रूल ऑफ 9 हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बर्न कितना मेजर है, कितना माइनर है, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये क्लासिफाई करने के लिए हम रूल ऑफ 9 को स्टडी करेंगे। तो पहले इस स्लाइड में हम रूल ऑफ 9 क्या है वो देखेंगे, और अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे कि रूल ऑफ 9 के हिसाब से हम किस तरह बर्न को क्लासिफाई कर सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा रूल ऑफ 9 में एडल्ट्स और चाइल्ड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रूल ऑफ 9 में पाया जाता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, सिर्फ जो हेड और लेग्स, इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एडल्ट को देखेंगे कि रूल ऑफ 9 किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपका हेड और बैक, जो हेड का बैक है, टोटल हेड अगर बर्न हो रहा है तो उसे हम 9% बर्न कह सकते हैं। 9% बर्न हेड एंड बैक को मिला के कहते हैं। आपका चेस्ट इज 18%, आपका बैक इज 18%, तो 9% हेड एंड बैक, चेस्ट एंड बैक इज 18%। राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म दोनों कैलकुलेट करके 9% ईच हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में जो पाम होता है, पेरिनियम जिसे हम कहते हैं, उसे 1% बर्न कहते हैं। राइट लेग को और लेफ्ट लेग ईच 18% को हम कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हेड एंड बैक 19%, चेस्ट एंड बैक 18% ईच, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म 18%, 9% ईच, पेरिनियम आपका 1% है, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग आपका 18% ईच कैलकुलेट होता है। इस तरह से ये 100% पूरा कैलकुलेट होता है एडल्ट्स में। अब हम देखेंगे चाइल्ड में ये कैसे होता है। चाइल्ड में जैसे आपने एडल्ट में देखा कि हेड एंड बैक आपका 9% ईच होता है, उस तरह से हेड एंड बैक आपका 18% होता है चाइल्ड में। चाइल्ड में 18% हेड एंड बैक हो गया। उसी तरह से चेस्ट एंड बैक आपका सिमिलरली 18% ईच होता है। राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म आपका 9% ईच, पेरिनियम आपका 1%। इसी तरह से बस लेफ्ट लेग एंड राइट लेग आपका 30। इमेज में प्रॉपरली देख सकते हो, आप इसे कैलकुलेट करने के लिए कहीं पे नोट कर लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी स्टडी कर सके। अब रूल ऑफ 9 हमने स्टडी किया। रूल ऑफ 9 के हिसाब से हम लोग क्या देखना चाहेंगे, ये अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देख सकते हो आप कि किस तरह का डिग्री ऑफ बर्न है, उसमें मेजर या माइनर क्लासिफाई करेंगे। प्रीवियस स्लाइड सर, प्रीवियस स्लाइड। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न में मेजर बर्न, मॉडरेट बर्न और क्रिटिकल बर्न्स, 3 क्लासिफिकेशन है हमारे पास में। रूल ऑफ 9 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉडी का कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, वो परसेंटेज हमको यहाँ काम आएगा देखने के लिए कि बर्न हमारा कितना मेजर है या कितना माइनर है। सपोज फर्स्ट डिग्री बर्न आपको दिख रहा है, एपिडर्मिस लेयर का बर्न हुआ है और उसमें लेस देन 50% आपने कैलकुलेट किया है रूल ऑफ 9 के हिसाब से, तो वो एक माइनर बर्न क्लासिफाई होने वाला है। अगर वही बर्न मोर देन 50% आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाइल्ड में हो, एडल्ट में हो, मोर देन 50% मॉडरेट बर्न आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो एक मॉडरेट बर्न है फर्स्ट डिग्री के अंडर। फर्स्ट डिग्री में यूजुअली क्रिटिकल बर्न पाया नहीं जाता है क्योंकि वो एक फर्स्ट लेयर का बर्न है, तो उसमें क्रिटिकल बर्न्स ऐसे कोई होता नहीं है।
सेकेंड डिग्री बर्न के लिए अगर आप 2 to 15% अगर आप बर्न कैलकुलेट कर रहे हो रूल ऑफ 9 से, तो वो होता है माइनर बर्न। अगर आप 15 to 30% कैलकुलेट कर रहे हो तो वो होता है एक मॉडरेट बर्न। एंड अगर आप ग्रेटर देन 30%, मोर देन 30% अगर आप बर्न कैलकुलेट कर रहे हो तो वो होता है क्रिटिकल बर्न। इसी तरह थर्ड डिग्री की हम बात करेंगे, बेसिकली एकदम कम, लेस देन 2 डिग्री, यानी कि आपका जो पेरिनियम का एरिया है, पाम का एरिया, अगर वही बर्न हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि वो एक माइनर बर्न है। पर अगर 2 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो थर्ड डिग्री में वो एक मॉडरेट बर्न होता है। और मोर देन 10 डिग्री के लिए वो एक क्रिटिकल बर्न होता है। क्रिटिकल बर्न्स जो होते हैं आपको मोर देन 10 डिग्री के लिए क्लासिफाई हो गए। इसके लिए सीरियस और वेरी अर्जेंट मेडिकल अटेंशन आपको चाहिए है। ये जो रूल ऑफ 9 के हिसाब से जो आपने देखा है सिवियरिटी ऑफ बर्न, ये आप नोट कर लीजिए हर जगह पे, आप प्रॉपर्ली इसे ध्यान में रख लीजिए ताकि जब भी किसी तरह का बर्न आप देखें, ये कैलकुलेट करके आप उस तरह से एक्शंस ले सके। अब बात आती है ट्रायंगल ऑफ फायर की। अब किसी लाइव बर्न को आप कैसे हैंडल करें, पैनिक ना होते हुए किसी लाइव बर्न को आप कैसे हैंडल करें। किसी इंसान के ऊपर फायर लग चुका है तो बेसिकली फर्स्ट सबसे पहला होता है वो इंसान इधर उधर भागने लगता है। ये हमें नहीं करना है, भागना नहीं है उस तरह से, इससे फायर आउट नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसे रुकाना है, जगह पे स्टॉप करवाना है। आप वो खुद हो या आप किसी को हेल्प कर रहे हो, उसे जगह पे रुका के उसे जमीन पे गिराना है। स्टॉप एंड ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद में जमीन पे उसको रोल करवाना है। रोल करने से क्या होगा, फायर आउट हो जाएगा और उस तरह से आप उसे बचा पाएंगे और ज्यादा सीवियर बर्न ना हो। तो ये ट्रायंगल ऑफ फायर आपको याद रखना है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। सबसे पहले उसे रुकाना है, उसे जमीन पे गिराना है और सब उसे रोल करवाना है। अब जैसे फायर आउट हो जाए उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, फायर आउट होने के बाद में क्या करना चाहिए, यह मैं आपको बताना है। बॉडी पे किसी भी तरह का ज्वेलरी, वॉचेस या कोई भी तरह का पहनावा पहना हुआ है तो उसे हम निकाल दें। जो पॉसिबल है वो पहना हुआ हम उसे निकाल देंगे बर्न एरिया से। जो उस पे स्टक ना हो, बेसिकली बर्न पे स्टक ना हो, वो वाला चीज हमें निकालना है, वो ज्वेलरी हमें निकालना है। अब 20 मिनट्स के आसपास हम टैप रनिंग कूल वाटर के अंदर हम उसे वॉश करेंगे। जो भी बर्न एरिया है उसे हम वॉश करेंगे और उसके बाद में हम ड्राई ड्रेसिंग जो होता है, बेसिकली हमें वेट ड्रेसिंग, किसी भी तरह का बैंडेड या फिर कुछ लगाना नहीं है बर्न एरिया पे। हमें ड्राई ड्रेसिंग, ड्राई क्लॉथ से उसको कवर करना है। और सबसे मेन चीज, डू नॉट यूज आइस। आइस हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। एक बहुत मिथ होता है कि हम आइस यूज करेंगे, जहाँ पे बर्न हुआ है तो ठंडा रहता है आइस, ऐसा लोगों का कहना है, बट ऐसा नहीं होता है। आइस बिल्कुल भी यूज ना करें। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू में सबसे पहले जो कहेंगे कि बर्न है, बेसिक बर्न है, कुछ नहीं, घर पे इलाज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। किसी भी तरह का बर्न हो, आपको सबसे पहले डॉक्टर को विजिट देना ही देना है। डू नॉट यूज आइस और कोल्ड वाटर। जैसे मैंने आपको बताया, रनिंग टैप वाटर आपको यूज करना है। आपको कोल्ड वाटर या आइस किसी भी तरह से उस पर यूज नहीं करना है। सेकेंड डिग्री या फर्स्ट डिग्री बर्न के पास बेसिक ब्लिस्टर्स आपको अगर आ जाए तो ब्लिस्टर्स को आपको ब्रेकआउट नहीं करना है, ओपन नहीं करना है या बर्स्ट नहीं करना है किसी भी तरह से। उस पर कोई भी ऑइंटमेंट, स्प्रेज या कुछ भी हमें अप्लाई नहीं करना है। आपको बटर, कोई बोलेगा बटर अप्लाई करो, ऑइंटमेंट अप्लाई करो, उस पर स्प्रे यूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इंस्टेड आप अगर एलोवेरा जेल वगैरह कुछ यूज कर सकते हो तो आप यूज कीजिए, उसके अलावा शायद ही आप कुछ यूज बिल्कुल ना कीजिए। डोंट रिमूव द क्लोथिंग विच इज स्ट्रक ऑन द बॉडी। जो बर्न के एरिया पे अगर कोई क्लोथिंग चिपक गया है, वहां पे स्टिक हो गया है, तो उसको खींच के हमें नहीं निकालना है। डॉक्टर उसका प्रॉपरली ध्यान देंगे, आप किसी भी तरह से उसको खींच के ना निकालें। तो मेरे हिसाब से बर्निंग में बहुत से पॉइंट, बेसिकली सारे ही पॉइंट्स मैं कवर कर चुका हूँ। मैं चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी एक इंसान अपना माइक अनम्यूट करके मुझे एक छोटा सा एक रिव्यू दे दे बर्न का। रेज हैंड करे ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके। छोटा सा एक रिव्यू जो मैंने बताया, वो आपको जैसे आपको समझा है, वो आप छोटा सा रिव्यू मुझे अगर दे दे पार्टिसिपेंट्स में से। कंप्यूटर जी किसी भी एक रैंडम इंसान को अनम्यूट कर दिए और उनको कहिए, एक छोटे से रिव्यू के लिए हम वेट करेंगे ताकि इंटरैक्टिव सेशन हमारा हो सके। तब तक बाकी लोग अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए।
मैं चाहूंगा आप हैंड रेज करें कि आपको क्या समझा है, क्या नहीं समझा, आपकी क्या डाउट्स है, मैं फिर से क्लियर कर पाऊं। अनुराग जी, स्क्रीन पे आप एक छोटा सा मुझे रिव्यू दे सकते हो? बर्निंग में आपने क्या क्या सीखा, आप छोटी सी रिव्यू के तरीके से मुझे बताएं। यस, बोलिए अनुराग जी। बाकी बच्चे भी अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करने से क्या होगा कि हम इंटरैक्टिव सेशन रख पाएंगे। आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आपके डाउट्स क्या है, वो हम सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यस, आप छोटा सा एक रिव्यू देना चाहेंगे? बी देवरा। हमें जलने पर किसी भी प्रकार का बर्फ या ठंडा पानी नहीं लगाना चाहिए। करेक्ट है। आप 3 स्किन लेयर्स के बारे में मुझे बताना चाहोगे? 3 जो स्किन लेयर्स मैंने आपको बताया है। 3 हमारी जो भी स्किन लेयर्स होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट वाला उसका नाम बताना चाहेंगे आप मुझे? मैं फिर से कहता हूं, एक बार रिपीट करूंगा। फर्स्ट लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, सेकेंड लेयर जो होता है वो डर्मिस होता है, और थर्ड लेयर जो होता है हाइपोडर्मिस होता है। इन्हीं 3 स्किन टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं आगे के बर्न, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न। आप फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कौन से 3 लेयर्स ऑफ स्किन मैंने बताया अभी? एपिडर्मिस, डर्मिस Correct. और हाइपोडर्मिस। करेक्ट। एपिडर्मिस के बर्न से हम कौन सा डिग्री बर्न क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट डिग्री बर्न। डर्मिस से हम सेकेंड डिग्री बर्न क्लासिफाई करते हैं, और हाइपोडर्मिस से हम थर्ड डिग्री बर्न क्लासिफाई करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने जैसे बताया कि आइस यूज नहीं करना है, आपको रूल ऑफ 9 भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी भी चीजें हमने कवर की है इस सेशन में, जो छोटा सा एक बर्निंग का सेशन हुआ था। अब हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। अगले सेशन में हम चोकिंग देखना चाहेंगे, देखेंगे चोकिंग क्या होता है। मैं सभी से फिर से कहना चाहूंगा, अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए, ताकि अगली इसके बाद में मैं जैसे ही रिव्यू के लिए बुलाऊं, मुझे बहुत सारे हैंड रेज मुझे चाहिए। सभी से हैंड रेज करके आगे चोकिंग हम देखेंगे, बाद में एक रिव्यू लेंगे। उसके पहले चोकिंग में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चोकिंग बेसिकली होता क्या है? किसी भी तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट, अब फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं कि जो इंडिया के बाहर से आया हो, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर हमारे ट्रैकिया रीजन में फंस जाए तो उसे हम कहते हैं चोकिंग। उसकी वजह से सामने वाला प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो व्हेन अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, यूजुअली फूड और टॉय, स्टक इन द ट्रैकिया बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, इज नोन एज चोकिंग। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो इंसान है वो गले पे हाथ रख के खड़ा है। चोकिंग का सबसे बेसिक यही है, सबसे पहला सिम्टम, कि सामने वाला गले पे हाथ रखता है, गले पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, या फिर उसे ब्रीथ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। व्हेन अ पर्सन happens, air cannot flow normally in or out of the lungs, so the person cannot breathe properly, इसे हम चोकिंग कहते हैं। चोकिंग के क्या रीजंस है, मतलब किस आइटम्स को लेके चोकिंग हो सकता है, कौन से आइटम गले में फंस सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। स्मॉल स्लिपरी फूड, जो छोटे होते हैं, स्मॉल स्लिपरी राउंड फूड जो गले में अटक सकते हैं। नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। टाइनी टॉयज जो बच्चे खेलते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं जिन्हें, टाइनी टॉयज की वजह से। बटन्स या बैटरीज, जो रिमोट की बैटरीज होती है उसे हम बटन्स बैटरीज कहते हैं, उसकी वजह से गले में फंस जाता है। कॉइन्स कोई कोई स्वॉलो कर लेता है, बच्चे खेलते खेलते कॉइन्स को स्वॉलो कर लेते हैं। ये जो होता है 7 to 15 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में बेसिकली चोकिंग हमेशा पाया जाता है, क्योंकि छोटी उम्र में ही हमें ये होता है कि हम स्वॉलो कर ले कुछ चीज बिना किसी इस चीज के, कुछ भी हम रख लेते हैं मुंह पे और मुंह में रख के स्वॉलो कर लेते हैं। तो 7 to 15 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। अब इससे क्या होता है, हमें एनकरेज क्या नहीं करना है और एनकरेज क्या करना है चोकिंग जिससे लीड होता है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। हर माउथ फुल फूड के बाद में, एक निवाला खाने का लेने के बाद में, सबसे पहले हमें गले को और मुंह को ठीक से क्लियर करना है। उसके बाद ही नेक्स्ट सिप हमें लेना है। चू एवरी माउथफुल ऑफ फूड प्रॉपर्ली, हर चीज को हमें प्रॉपर्ली थॉरोली चू करना है। खाते वक्त हमें बात नहीं करनी। हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाते वक्त बात ना कीजिए, खाते वक्त बात ना कीजिए। उसका रीजन यही है, साइंटिफिक रीजन यही है कि हम चोक ना कर जाए हमारे खाने पे। और डू नॉट ड्रिंक इफ द फूड इज स्टिल इन द माउथ। खाना अगर फिर मुंह में है अपने,
तो हमें पानी नहीं पीना है, छोटे छोटे बाइट्स हमें खाने के लेने हैं, छोटे बाइट्स लेने हैं। इस तरह से जो हमने देखिए एनकरेज ये चीजें करने हैं कि खाते वक्त बात ना करें, छोटे हम निवाले ले, हर 2 निवालों के बीच में थ्रोट को हम क्लियर रखें, हम खाते वक्त पानी ना पिए, ज्यादा पानी का इंटेक ना करें और छोटे बाइट्स हमें लेने हैं खाने के। अब बेसिकली आपको समझे कैसे कि चोक सामने वाले को चोकिंग हुआ है, चोकिंग के सिम्टम्स क्या है। चोकिंग का मैंने सबसे पहला सिम्टम्स आपको फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया कि सामने वाले का हाथ आपको गले पे लगेगा। गले पे हाथ किसी का है खाते वक्त तो इसका मतलब यह है कि उसके गले में कुछ अटक गया है और इंसान चोक कर रहा है। चोकिंग ऑन फूड एंड ड्रिंक, वो खास रहा है, खाते वक्त खांसी ज्यादा जोर से हो रही है और फूड जो है उसने खाया है वो वॉमिट अप कर रहा है, फिर से वॉमिट हो रहा है, उसको फूड बाहर आ रहा है। उसका बात करने का तरीका जो है उसमें वॉइस उसका बहुत सॉफ्ट आ रहा है, एकदम हल्की आवाज में वो बात कर रहा है, उसके नॉर्मल वॉइस से एकदम सॉफ्ट वॉइस में। उसके अलावा आप एक्सेसिव सलाइवा ड्रूल कर रहे हो, सलाइवा आपका मुंह से बाहर आ रहा है, उसको च्यू करने में डिफिकल्टी हो रही है, फूड वापस मुंह में अंदर लेने में, खाना खाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे कुछ जो भी आपको दिख रहा है इसके वजह से हम ये समझ सकते हैं कि आपका चोकिंग हो रहा है। चोकिंग के सिम्टम्स तो हमने देख लिए। अब चोकिंग होने के बाद में हमें क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाइल वी आर चोकिंग, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हेल्मिक मैन्योर ये टेक्निक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हेल्मिक मैन्योर के पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें दिखाना चाहूंगा। वीडियो हम प्ले करने जा रहे हैं, इससे हमारे टीटीएफ के जो मेंबर्स है वो वीडियो के माध्यम से हमें बताना चाहेंगे हेल्मिक मैन्योर क्या होता है। हेल्मिक मैन्योर का वीडियो हम देखेंगे। अब ये बंदा है जिसे चोकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ये चोक कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हाथ उसका गले पे है, चोकिंग वो कर रहा है। आप देख सकते हो वीडियो में चोकिंग का उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको बैक ब्लोज दिए जा रहे हैं, बैक ब्लोज दिए जा रहे हैं उनको। उनका हाथ पहले रिलीज कर दिया, हाथ रिलीज करने के बाद में उनको बैक ब्लोज, 5 बैक ब्लोज उनको देने हैं। 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 बैक ब्लोज उनको दिए गए हैं। हैंड रिलीज करके, जो उनका पहले हैंड रिलीज करना है, इससे क्या होगा बेसिकली कि वो फूड जो भी उनका रहेगा वो स्पिट कर देगा, वॉमिट कर देगा 5 बैक ब्लोज की वजह से। तो चोकिंग में सबसे पहले एडल्ट्स के लिए फर्स्ट टेक्निक यूज करनी है हमें बैक ब्लोज की। उसके बाद में हम हेल्मिक मैन्योर ये टेक्निक यूज करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, दोनों जो विक्टिम है उसके दोनों पैरों के बीच में हमें अपना पैर रखना है। अपना पैर उसके बीच में रखने के बाद में उसे रिलीज करवाना है, उसके हाथ को जो गले पर है, और उसके बाद में 5 बार उसको थ्रस्ट देना है। थ्रस्ट कैसे देते हैं, आपको फिस्ट बनाना है, आपका थंब अंदर, और इस तरह से फिस्ट आपको बनाना है। उसके बाद में जाइफाइड प्रोसेस जो होता है हमारा, रिब केज का जो एंड होता है, आप देख सकते हैं रिब केज के एंड पे, जाइफाइड प्रोसेस पे आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट ऊपर की तरफ हमें देना है आपके फिस्ट से। आप वीडियो में प्रॉपर्ली देख पाएंगे, इस तरह से जाइफाइड प्रोसेस पे एब्डोमिनल थ्रस्ट हमको देना है ऊपर के साइड पे। आपके दूसरे हाथ से आपको प्रेशर लगाना है और इस तरह से 5 बार, जब तक वो फूड वॉमिट ना करे, आप जाइफाइड प्रोसेस पे एब्डोमिनल थ्रस्ट उनको देंगे। वीडियो के माध्यम से बढ़िया टीम की तरफ से हम आप देख सकते हो, जाइफाइड प्रोसेस पे हम एब्डोमिनल थ्रस्ट का वीडियो दिखाया है। इस तरह से क्या होगा, फूड वॉमिट कर लेगा सामने वाला और चोकिंग का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात हो गई इस तरह से छोटे बच्चों को इतने जोर से, जो बच्चे होते हैं उनको हम, और उसी तरह से उनको जाइफाइड प्रोसेस पे जो एब्डोमिनल थ्रस्ट है उनका भी एक तरीका होता है कि छोटे बच्चों में हम कैसे देंगे।
अब हम ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे बेबीज के लिए हम कैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट और बैक ब्लोज देते हैं। सबसे पहले आपका पैर पे किस तरह रखना है हमें वो देख लीजिए। चेयर पे आपको बैठ के एक पैर ऊपर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में बेबी को होल्ड किस तरह करना है पहले आप वो देखिए। हमारे टीम के मेंबर्स आपको एक डमी के हिसाब से आप दिखा रहे हैं। 2 उंगलियां लेके, जो आपकी फिस्ट की 2 उंगलियां है, वो 2 उंगलियां आपको ज़ाइफाइड प्रोसेस पे रखनी है बेबी के, और अब पुश करके उनको वहां पे एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। बेबी का स्किन काफी सॉफ्ट होता है, तो आपको काफी जोर से उसको नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है ज़ाइफाइड प्रोसेस पे। और ये उसको बैक ब्लोज देने के लिए ये देखिए, आपको इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह से हैंड मूवमेंट रख के उसके फेस पे हमें रखना है, वी करके हाथ में वी बना के उसके फेस पे रख के हमें उसको उल्टा करके फिर बैक ब्लोज देना है, ताकि वो एक सपोर्ट प्रॉपर्ली उसको रहे। और फिर उसको हम बैक ब्लोज देंगे धीरे धीरे। सॉफ्ट स्किन का भी ध्यान रखना है बेबीज का, कि उन्हें हर्ट ना हो किसी भी तरह से। इस तरह से बैक ब्लोज हम बेबी को देंगे। 5 बैक ब्लोज हमें बेबी को भी देना है। आपने एडल्ट्स का देख लिया, आपने बेबीज का देख लिया। और उंगली से, जो बेसिक छोटी उंगली है आपकी, छोटी उंगली से आपको उनके माउथ को क्लीन करना है, ताकि वो जो भी फूड अटका है, जो भी खाना या फिर टॉय अटका है, वो बाहर आ जाए। अब आपने बेबीज के लिए भी देख लिया, एडल्ट्स के लिए भी देख लिया। सपोज आप अकेले हो, आपके साथ में कोई नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, और आप चोक कर रहे हो बॉडी पे। आप अगर चोक कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ये आप देखिए। अब अकेले हो, आपको चेयर या किसी टेबल का सहारा लेके आपको खुद को एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट हेलमिक मैन्योर आपको बताया हमने अभी किस तरह से वीडियो में। आपको आपका मेजर हैंड जो है उसका फिस्ट बनाना है। फिस्ट बना के आपको थंब का जो बाहर आया हुआ हिस्सा है उसको ज़ाइफाइड प्रोसेस पे रख के आपको खुद को एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, चेयर का या टेबल का प्रेशर लेते हुए। आपको अडल्ट्स का आपने देखा, बेबीज के लिए आपने देखा। अगर आप अकेले हो तो क्या करना है ये आपने देखा। अब बचता है प्रेग्नेंट लेडीज का। प्रेग्नेंट लेडीज को किस तरह से हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है ये हमें देखना है। Position your hand a little bit higher than a normal helmic maneuver at the base of the breastbone, just above the joining of the lowest rib. Proceed with the helmic maneuver, pressing hard into the chest. उनको प्रेस करना है हार्ड और क्विक थ्रस्ट देके उनका हेलमिक मैन्योर कंप्लीट करना है आपने। Repeat this process until the blockage or dislodge. If the person become unconscious, follow the next step. आपको प्रेग्नेंट वुमेन से कैसे किस तरह डील करना है ये हम आपको बता चुके हैं। अब ज़ाइफाइड प्रोसेस पे हेलमिक मैन्योर, ये स्पॉट आप लोकेट कर लिए सबसे पहले तो, और लोकेट करने के बाद में आपको हेलमिक मैन्योर करना है, हेलमिक मैन्योर देना है। प्लीज डोंट पुट योर चाइल्ड एट रिस्क। आपको उस पर किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो उनके टॉयज के साइज है वो एक प्रॉपर रखना है कि वो स्वॉलो ना कर पाए। अगले स्लाइड में आप देख सकते हो कि प्रॉपर फूड का जो साइज है, शेप है, वो प्रॉपर रखे। अपने पे अटेंशन टू योर चाइल्ड के जो भी फूड टेक्सचर है उन पे आप ध्यान रखिए। जो उनके टॉय साइज है वो इतना रखिए कि वो स्वॉलो ना कर पाए। ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो चोकिंग का प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं चोकिंग होने के बाद में मैं चाहूंगा कि कोई फिर से एक आके हमें एक छोटा सा रिव्यू दे दे पार्टिसिपेंट्स में से। आप हैंड रेज कर सकते हो। मानसी राजपुरोहित, आपने हैंड रेज किया है। कंप्यूटर जी इन्हें अनम्यूट कर दीजिए और इन्हें हाईलाइट कर दीजिए ताकि ये एक छोटा सा रिव्यू हमें देख पाए। बाकी भी जो कैमरा जिनके ऑफ है मैं चाहूंगा वो ऑन कर ले एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए। मानसी जी, यस, आप चोकिंग के बारे में हम छोटा सा रिव्यू आपसे लेना चाहेंगे। Please unmute yourself. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मानसी जी, अनम्यूट कीजिए।
मानसी जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कब कंप्यूटर जी आप कर सकते हो इन्हें तो कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कर दीजिए इन्हें। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जाता है तो आप उसको ओके कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए प्लीज मानसी जी। कोई और अगर हो, देव नारायण जोशी, इन्होंने हाँ इन्होंने भी हैंड रेज किया है। देव नारायण जी प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ आप अनम्यूट करेंगे तभी हम बात कर पाएंगे। सर, अपना हमें वीडियो पूछना ऑन है, ये कीजिए। मीटिंग हिंदी मीडियम के लिए ऑन है सर? सॉरी सर, हम पूछ रहे हिंदी मीडियम की मीटिंग है ना? मीडियम मानसी जी जो है ये हिंदी इंग्लिश कोएड सेमिनार है। आप चोकिंग के बारे में आपने सर, जो तो सीखा ना उसका छोटा सा रिव्यू आप देख सकते जी सर। जी सर। चोकिंग के बारे में जो आपने अभी सीखा उसका छोटा सा रिव्यू आप देख सकोगे? क्या क्या आपने सीखा आप बता हाँ। पाओगे हमें? चुकिंग में सर है ना, ये जो फॉरेन ऑकवर्ड है वो गले में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे गले में दर्द होने लग जाता है। इसके बहुत सारे सिस्टम से जिसे हम इसे है ना, इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम है ना अपने 2 पैरों के बीच में एक पैर रखकर फिर है ना बैक साइड पर है ना 5 बार है ना थंब बंद कर है ना 5 बार बैक साइड को प्रेस जोर से प्रेस करेंगे, जिससे हम चुकिंग से बच सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा मानसी जी। हेलमेट मैन्योर जो आपने बताया वो बैक साइड पे नहीं, आपको जाइफाइड प्रोसेस आपके रिब केज के एंड पे जो जाइफाइड प्रोसेस होता है वहां पे आपको देना है। बैक साइड पे बैक ब्लोज देने होते हैं 5। उसके बाद में पैर के बीच में पैर रखे उनको रिलीज करवा के फिर हेलमेट मैन्योर हम देते हैं जो फ्रंट साइड पे होता है। सर, यही पूछना था, हम हिंदी मीडियम के इसलिए इंग्लिश थोड़ी समझ नहीं आती, तो आप हिंदी में रिव्यू मतलब समझाए अच्छा थे मैं चुकिंग के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा। जैसे किसी को चोकिंग हो रहा है उसे हम सबसे पहले उसके हाथ को रिलीज करते हैं गले पर से। रिलीज करने के बाद में जो पीठ पे बैक ब्लोज हम देते हैं उन्हें 5 बार। पीठ पे 5 बार उनको बैक ब्लोज देने हैं जोर से, ताकि वो जो खाना उन्होंने अटका हुआ है वो उनका वॉमिट हो जाए। उसके बाद में जो हमें रिब केज होता है, हमारा चेस्ट होता है, उसके नीचे जाइफाइड प्रोसेस होता है। यहाँ पे अपना थंब अंदर रखे इस तरह से हमें अपना फिस्ट बनाना है, और ये जो पोर्शन होता है ये हमें यहाँ से उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट उसे देना है इस तरह से ऊपर की तरफ। हम जब देंगे तो वो फूड को वॉमिट कर सकता है। वॉमिट करके उसका चोकिंग का जो इशू है वो रिलीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ गया हो मानसी जी। हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्नेक बाइट। स्नेक बाइट जैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मल सांप काटना, सांप काट जाए तो क्या करना है, उस तरह से हम स्नेक बाइट का टॉपिक भी देखेंगे। स्नेक बाइट में सबसे पहले मैं आपको चार्ट, एक रेशियो चार्ट बताना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5.4 मिलियन टोटल स्नेक बाइट के केसेस इंडिया वर्ल्ड में रजिस्टर होते हैं। 5.4 मिलियन केसेस ग्लोबली रजिस्टर होते हैं, आप सामने देख सकते हो। उसके अंदर 2.8 मिलियन केसेस इंडिया में रजिस्टर होते हैं। 5.4 मिलियन से 2.8 मिलियन केसेस इंडिया में रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इंडिया एक ग्रीन एरिया है, काफी फील्ड्स एंड फार्म्स हैं, इसलिए ज्यादा स्नेक बाइट के केसेस रजिस्टर होते हैं। 1 लाख से ज्यादा केसेस डेथ के एवरी ईयर रजिस्टर होते हैं स्नेक बाइट की वजह से। उसमें से 45 to 46% इंडिया में ही डेथ रेशियो है। अब मुझे ये बोलना है कि इंडिया में अगर 300 स्नेक स्पीशीज है और उसमें से 62 वेनमस यानी कि जहरीले स्नेक्स 50 है, तो इतना है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान स्नेक बाइट के बाद में स्नेक बाइट से कम और फियर से ज्यादा मरता है।
डर जाता है कि स्नेक हमें काट चुका है, सांप हमें काट चुका है, अब हम मरने ही वाले हैं, सांप जहरीला था तो हम मरने ही वाले हैं। इस तरह से वो स्नेक बाइट से कम हार्ट अटैक या किसी और तरह के अटैक से जल्दी मर जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्नेक बाइट्स के बाद में हम कैसे जाने कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है ये जानने के लिए अगले स्लाइड में हम देख सकेंगे कि स्नेक की आई शेप, जो प्यूपिल है, स्नेक का जो आंख है, अगर हम बाइट के बाद में स्नेक को देख पाए, सपोज स्नेक सांप काट लिया और सांप हमें दिख रहा है जाते वक्त, सांप का आंख हमें अगर दिख जाए तो आंख के शेप से हम ये देख सकते हैं स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। आप स्लाइड में देख सकते हो, अगर सर्कल गोल राउंड प्यूपिल स्नेक का है, आंख का शेप राउंड है, तो वो स्नेक बेसिकली नॉन पॉइजनस होता है। और अगर स्नेक का आंख का शेप एलिप्टिकल है तो वो पॉइजनस स्नेक होता है। राउंड प्यूपिल एंड एलिप्टिकल प्यूपिल, सर्कल प्यूपिल है या ओवल अंडे के शेप का प्यूपिल है स्नेक का, उस तरह से हम देख सकते हैं कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। सपोज आप स्नेक को ना देख पाए, स्नेक को ना अगर आप देख पाए तो भी आप ये जान सकते हो, पता कर सकते हो कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। वो उसके फैंग मार्क्स के, फैंग यानी माने स्नेक के जो दांत होते हैं उसके वजह से आप देख पाए, समझ सकते हो कि स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। जो भी आप जो म्यूट पे नहीं है कंप्यूटर जी, मैं चाहूंगा आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑन कर दीजिए। स्नेक के जो फैंग मार्क्स है जो स्किन पे होते हैं, जहां पे स्नेक बाइट हुआ है वहां पे आप टीथ के मार्क अगर आप देख पाए, फैंग मार्क्स जिसे आप इमेज में देख सकते हो, फैंग मार्क्स जिसे हम कहते हैं टीथ के मार्क्स, वो अगर हो सर प्लीज अनम्यूट। यस हो गया सर। स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, स्नेक के फैंग मार्क्स पर से हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्नेक बाइट होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको हमने बताया कि आप मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद को और सामने विक्टिम को हैंडल कर पाए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को फोन करना है, पास ही इमरजेंसी यूनिट जो भी सबसे पास में होगा उसको आपको कॉल करना है। उसके बाद में जो भी फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर है उन्हें फर्स्ट एड का टेक्निक आना चाहिए और फर्स्ट एड आपको सामने वाले को देना है। स्नेक बाइट के बाद में आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि टाइट बैंड बांधना है स्नेक बाइट के ऊपर, ऐसे कुछ नहीं करना है, ये गलत है। आपको प्रॉपर बैंडेज करना है। किस तरह से आप प्रॉपर बैंडेज करेंगे ये हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। मूवीज में आपने ये भी देखा होगा कि स्नेक बाइट होने के बाद में वो तांत्रिक मंत्रिक के पास में ले जाते हैं, वो तांत्रिक मंत्रिक मंत्र पढ़ता है और उससे स्नेक बाइट का असर जो है पॉइजन निकालता है। मैं आपको बताना चाहूंगा साइंटिफिकली ये एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मूवीज में जो देखी बातें हैं वो वहीं पे छोड़ देनी है। आपको प्रॉपर बैंडेजिंग करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम सिम्टम्स स्नेक बाइट के जो है वो देखेंगे प्रॉपरली, क्योंकि स्नेक बाइट के बाद में सामने वाला जो भी विक्टिम है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स हमें देख के हमें पहचानना होगा कि इसको कहीं ना कहीं बॉडी पे स्नेक बाइट हुआ है और उसके सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका विजन जो है देखने का ये है, उसको थोड़ा ब्लर दिखेगा, थोड़ा ऐसे धुंधला नजर आएगा, उसको चीजें धुंधली नजर आना इज अ सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होगी। जो भी वुंड है, जो उसका फैंग मार्क जहां आपको दिख रहा है, जो विक्टिम का जो वुंड है, वुंड साइड है, वहां पे ब्लीडिंग आपको दिखेगा, खून बाहर आ रहा है ये दिखेगा। अदर स्किन साइड्स पे आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग स्पॉट्स, नमनेस ऐसा कुछ दिख सकता है। आपको डायरिया हो सकता है, डायरिया उनको हो विक्टिम को। डिजीनेस, जो आपको बेहोशी ऐसे लग रहा है कि मैं बेहोश होने जा रहा हूँ ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो डायरिया है। रैपिड पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा और पल्स रेट जो है वो हाई होते जाएगा। इस तरह से जो सिम्टम्स बेसिक आपको दिख रहे हैं स्नेक बाइट के, आप बता सकते हैं कि सामने वाले को प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे। आपको मैंने जैसे बताया आप मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते सबसे पहले आपको इमरजेंसी यूनिट को कॉल करना है।
इमरजेंसी यूनिट को कॉल करेंगे, जब तक इमरजेंसी यूनिट आप तक आएगा तब तक आप उनको फर्स्ट एड देंगे। अब इसके लिए आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप लोकेशन, वॉइस लोकेशन, सॉरी लाइव लोकेशन आपका आप भेज सकते हो सामने वालों को, ताकि जल्दी से जल्दी आपका मेडिकल इमरजेंसी यूनिट आप तक पहुंच सके। आपका इमरजेंसी यूनिट आप तक पहुंचे तब तक आप सामने वाले को फर्स्ट एड दे। अब उसके बाद में अगर आपके पास में स्नेक किट अवेलेबल हो रहा है, स्नेक किट अवेलेबल हो रहा है तो देखिए स्नेक बाइट किट में आपको नीडल मिल सकता है, सकिंग नीडल आता है, जिससे आप यूज करके स्नेक किट अगर आपके आसपास मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर ना मिल जाए तो उसका भी हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। आपको विक्टिम का जो भी एरिया है जो इफेक्ट हुआ है उसको रनिंग टैप वाटर में आपको ब्रश करना है रेगुलरली, उसको सोप वाटर से वॉश करना है। 15 to 20 मिनट्स आप उसको वॉश कीजिए ताकि आपके हाथ का इन्फेक्शन वहां ना लगे और कोई दूसरा इन्फेक्शन वहां एरिया पे ना हो जाए, इसीलिए आपको रनिंग टैप वाटर में उस वुंड को वॉश करना है। उसके बाद में जो स्नेक किट से नीडल आपने निकाला, उसके बाद में उस नीडल से आपको पॉइजन को सक करना है बाहर, पॉइजन और जो भी ब्लड वो एरिया में है उसको सक करना है। बिल्कुल भी हीरो बनना नहीं है किसी ने, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि पॉइजन को सक करके मुंह से सक करके बाहर निकाला है, वैसे हीरो किसी ने बनना नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस है। आप पॉइजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, इसे किसी भी तरह करना नहीं है। जिसे आप इमेज में देख सकते हो, नीडल का जो ऊपर का टॉप है वो लगा के नीडल को सक किया है सामने वाले में, नीडल नहीं बोल सकता, सॉरी, इंजेक्शन को सक किया है। उससे क्या होगा कि जो पॉइजन है वो और जो भी आसपास एरिया का इफेक्टेड ब्लड है वो सक करके बाहर आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, वुंड को वॉश करने के बाद में आपने पॉइजन को सक कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको बैंडेज किस तरह करना है। वुंड को बैंडेज करने के बाद में शुरू से लेके आखिरी तक आप इमेज में देख सकते हो फैंग मार्क्स, उसके एंकल पे फैंग मार्क्स आपको दिख रहे हैं फर्स्ट इमेज में। तो उन्होंने टो से लेके बैंडेज करना शुरू किया है, शुरू से बैंडेज वो कर रहे हैं और आखिरी तक आप सेकेंड इमेज में देख सकते हो फैंग मार्क्स को बैंडेज उन्होंने कवर किया है। और थर्ड इमेज में आप प्रॉपरली देख सकते हो उन्होंने पूरा काफ एरिया तक उनका बैंडेज जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह से आपको पूरा एरिया को बैंडेज से कवर करना है, ना कि कोई भी एक एरिया में टाइटली उसको बैंडेज बांध देना है। आई होप स्नेक बाइट के हिसाब से भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ देव नारायण जोशी, आपके हैंड रेज आपने कब से कर रखा है। मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे स्नेक बाइट पर छोटा सा एक रिव्यू आप दे दीजिए। देव नारायण जोशी। हाँ, यस सर, बोलिए। स्नेक बाइट के ऊपर आप छोटा सा एक रिव्यू हमें दे दीजिए, आपने क्या क्या सुना है, क्या क्या सीखा है, बोलिए। हमें जब भी है ना अगर सांप डस ले तो मेडिकल को कंफर्म करना चाहिए। जब तक मेडिकल नहीं आए तब तक है ना पास के है ना अगर वाटर मतलब बैंडेज करना चाहिए। बैंडेज नहीं हो तो वाटर से हाथ धो लेना चाहिए। और बिल्कुल, वाटर से, सिर्फ वाटर से ना हाथ धोइए, सोपी वाटर से अगर आप धो सकते हो तो बहुत बढ़िया। बैंडेज भी आपको किस तरह करना है हमने वो बताया है आपको, हाँ, कि पूरी पूरे एरिया पे आपको बैंडेज करना है। और एग्जैक्टली और स्नेक किट का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं स्नेक बाइट किट मिल रहा है इमरजेंसी में तो हाँ, नीडल से आप सक करेंगे उस चीज को, ना कि आप मुंह से आपके सक करेंगे। और सपोज आपको स्नेक किट नहीं भी मिल रहा है, नॉर्मल जो आपके इंजेक्शन होते हैं डॉक्टर के पास में आप देखते हो, उसका नीडल निकाल के आप उसको भी एज अ सक्शन पंप यूज कर सकते हो, उसको भी आप सक करने के लिए यूज कर सकते हो, नीडल, आगे का नीडल निकाल के। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। जब तक देव नारायण है जी, ना आप मुझे बता सकते हो कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक का डिफरेंस क्या है? स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, आप बता सकते हो? किस तरह से आप देखे हो उसको? स्नेक की आई होती है ना, बराबर। उनकी आई से पता चलता है हमको कि ये पॉइजनस है या नहीं पॉइजनस है। तो जो पॉइजनस है उनका आंखों का शेप क्या होता है देव नारायण जी?
एलिप्टिकल शेप जो होता है, अंडे का आकार जो होता है ना, अंडे का वो आकार होता है पॉइजनस स्नेक। poisonous, और अगर हाँ, आंखें गोल रही गोल, तो वो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस से। इसी तरह से फैंग मार्क जो मैंने आपको बताया, दांत के जो निशान अपने स्किन पे रहे, दांत के निशान से भी आप देख सकते हो स्नेक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया धीर नारायण जी, बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन था आपका भी। आपने ध्यान दिया और आपने फिर से एक छोटा सा रिव्यू दिया, बहुत बढ़िया। और जब तक एक और है, जब तक बोलिए, मेडिकल, जब है ना मेडिकल वाले है ना एम्बुलेंस लेके आते हैं ना, करेक्ट है उनको लोकेशन है ना देनी चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको सामने वाले को ईज फील करवाना है, उनको छाव में बैठा के प्रॉपर्ली हर चीज उनको फर्स्ट एड देना है, उनको शांत रखना है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उनको तसल्ली देनी है। ये सब चीजें आपको करनी है, क्योंकि मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो आज से आप। ये चीज आप ध्यान रखिए, किसी भी तरह के फर्स्ट एड से पहले सामने वाले को पैनिक कम करवाना है, उनको कम डराना है। यस, आई होप ये तीनों टॉपिक्स आप सभी को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से तीनों टॉपिक्स जो भी मैंने कवर किए वो आपको प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। अब मैं अपने अगले ट्रेनर हिमांशु भैया को बुलाना चाहूंगा, वो आपको आगे के 3 टॉपिक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएंगे। हिमांशु जी आप आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं? Yes, Shrenik, thank you so much. भैया up to you. सभी को गुड मॉर्निंग। अब सभी अपना कैमरा एक बार फटाफट ऑन कर लें। एक छोटा सा अपना प्रैक्टिकल सेशन है, हम इतने ही 75 पार्टिसिपेंट्स ऑन स्क्रीन हैं अभी। क्विकली कैमराज ऑन कर लें, फटाफट कैमरा ऑन करो। यस, ताकि मैं भी सबको देख सकूं, सब मुझे देख सको। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे कर लेते हैं। यस, पहली स्क्रीन तो पूरी चालू हो गई। चलो अब दूसरी स्क्रीन देखते हैं क्या हाल है दूसरी स्क्रीन के। हाँ, दूसरी स्क्रीन के भी चालू हो रहे हैं। अब मास्टर साहब जैसे तो मैं नहीं करूंगा कि एक एक का नाम लेके बोलूं कि कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो। यस, सेकेंड स्क्रीन भी चालू हो रहे हैं कैमराज। यस, चलो देर है दुरुस्त है, लेकिन चालू हो रहे हैं। यस, अब सबके नाम लेने पड़ेंगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ बच्चे तो होते ही हैं जो लास्ट बेंच में बैठ के जो सर बोलते हैं वो नहीं करते हैं। चलो अच्छा, फटाफट से एक छोटा सा डेमो करते हैं अपने अगले टॉपिक का। हाँ, डेमो करते हैं। कोई भी एक जना जिसको 60 से लेके 0 तक गिनती आती है, जो 1 मिनट उल्टा काउंट डाउन कर सके, वो अपना रेज हैंड कीजिए। 60 से लेके 0 उल्टा गिनना है। सिक्सटी से लेके 0 उल्टा गिनना है। कोई गिनेगा? जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर, आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो तो ऑन कीजिए। अरे सर, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन नहीं कर सकता मैं। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी सारिका जी, आप हैं? यस सर, लाउड एंड क्लियर, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आपको एक काम करना होगा, जब मैं बोलूं तब आपको 60 से लेके 0 तक उल्टा काउंट डाउन करना है, ठीक है? ओके, अब बाकी सबको क्या करना है, अपना कोई भी एक हाथ लेके हवा में ऊपर फुल स्ट्रेट रखना है फॉर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो चलो सभी अपना एक एक हाथ ऊपर कर लो। यस, कम ऑन, रेज योर हैंड्स, पूरा सीधा, इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए सारिका जी स्टार्ट कीजिए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 54, 53, 51, 52, 51, 50, 49, 48, यस, 47, 46, 45, 40, 40, 44, 43, 42, 41, 30.
21, 29, 31, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, सबका हाथ पूरा 32, सीधा, 31, 20, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 10, 20. 20। सारिका जी प्लीज स्टॉप, थैंक यू सो मच। अब सभी अपना हाथ फटाफट नीचे लेके आए और दोनों हाथ को कंपेयर कीजिए, कलर कंपेयर करो अपने अपने हाथों का। जो आपका हाथ ऊपर था वो थोड़ा सा हल्का कलर का हो गया है, जो आपका हाथ ऊपर था उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो गया और थोड़ा सा ठंडा हो गया है। कोई बता सकता है कि वो क्यों हुआ है? आप सभी को जूम में रेज हैंड करना आता होगा मेरे हिसाब से, पार्टिसिपेंट्स में जाके रेज हैंड का ऑप्शन आता है या फिर चैट में रेज हैंड का ऑप्शन आता है। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, हम जानना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ कलर। और उससे पहले सारिका जी बहुत बहुत थैंक यू, ब्यूटीफुली काउंट डाउन किया है आपने, आपकी मासूमियत पे बहुत ही मतलब संडे मॉर्निंग बन गया हम पे हमारा। चलिए अब बताइए, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा और वो क्यों होता है, अपना हाथ का कलर क्यों चेंज हो गया, कोई बता सकता है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर ब्लड नीचे आ जाता है। अच्छा, ब्लड नीचे आ जाता है। Yes. कहाँ से नीचे आ जाता है? हाथों से, हथेलियों से नीचे। हाथों से, यहाँ से नीचे आ जाता है। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया आंसर और सिंपल आंसर था। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड नीचे आ जाता है। तो आप ये सोचो कि अगर 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आपके हाथ में बराबर ब्लड नहीं पहुंचता है तो आपका हाथ दुखने लग जाता है ना ऊपर, और फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लग जाता है, शिवर होने लग जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा ब्लड का कितना वैल्यू है बॉडी में। करेक्ट, कितना वैल्यू है ब्लड का, क्योंकि अगर ब्लड अपने बॉडी में, अपने हैंड में 1 मिनट भी नहीं पहुंच रहा है तो उसके वजह से अपना हाथ कांपने लग जाता है, ठंडा पड़ने लग जाता है। और क्योंकि हम ज्यादा देर हाथ ऊपर रखते हैं उसकी वजह से मसल पुल होने लग जाता है, और ग्रेविटी के साथ साथ ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ये अपने स्टेबलाइजेशन को खो देता है। तो आइए इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक फॉर टुडे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके आसपास 100% अभी तक आपने किसी ना किसी को तो देखा ही होगा। एंड आई होप कि अगली बार आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में आए तब आप उसका फर्स्ट एड कर पाए। हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग। चलिए, आप सभी के लिए चैट बॉक्स खुल गया है, फटाफट हमें बताइए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें कितने लीटर्स ब्लड है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज ए ह्यूमन बॉडी हैव? 5 लीटर, 10 लीटर या 15 लीटर? आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है, चैट बॉक्स में टाइप करके आपको भेजना है 5 लीटर्स, 10 लीटर्स या 15 लीटर्स। चलिए, सरोज जी भेज रहे हैं 5, मुकेश जी 5, सुनील जी 5, गैलेक्सी 5, गैलेक्सी J3 प्रो, वाह, फोन भी अटेंड कर रहे हैं, कृपया अपना नाम तो चेंज कर लें सर। चलिए, महावीर जी बोल रहे हैं 5, 5, 4, 5। यस, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून है, हमारे शरीर में 5 लीटर खून है। आप सभी का आंसर अभी तक राइट था। चलिए, तो क्योंकि हमारे बॉडी में हम सभी को पता है कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ओनली है, तो इसी के साथ जो हमारा पानी का कैन आता है बाहर, वो केवल 30 लीटर का होता है। जो पानी का कैन आता है ना, वो 30 लीटर का होता है। तो सोचिए कि हमारे बॉडी में सिर्फ 5 लीटर खून है, तो उसका कितना वैल्यू होता है। और अगर किसी को भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका खून वेस्ट नहीं होना चाहिए। आइए, उससे पहले हम जानते हैं ब्लड का ट्रीटमेंट कैसे करें। उससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्लड एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है
जो अपने बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है हर जगह पे। लंग्स बॉडी में ऑक्सीजन एयर लेता है, उसको प्यूरिफाई हार्ट करता है, और हार्ट है जो है वो पूरे बॉडी में अपने ब्लड को फ्यूज करता है। वो कैसे करता है? पाइपलाइंस होती है, तो उसको आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बोलते हैं। उसको यूज करके ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसमें ऑक्सीजन होता है, गुड न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जब किसी को ब्लीडिंग होने लग जाए तो उसको कैसे सेव करें, और उसके लिए आपको जानना है पल्स लोकेशन। ये जो हम अभी आपको सिखा रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल है। हम जो टीवी में देखते हैं ना कि इंडियन आर्मी से एनडीआरएफ फोर्स आती है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो हेलीकॉप्टर में किसी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और वो जब भी कहीं पे कुछ हो जाता है वो सबसे पहले टीम जाती है और सभी को बाहर निकालती है। एनडीआरएफ टीम ने हमको ट्रेन किया है, हम है 13 टास्क फोर्स से। तो ये सब जानकारी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन अगर फ्री बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, तो उनको फटाफट बोलिए कि हम आइए हमारे पास बैठिए और ये जानिए, क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं कि ब्लड फ्लो होने से, ब्लीडिंग होने पे आप कैसे रोक सकते हैं। तो हमारे बॉडी में ऐसे तो पल्स लोकेशन 6-7 है, बट मेन हमको ध्यान रखना है 3 पल्स लोकेशन का, जो कि कैटॉइड है, गर्दन पे है, रेडियल है जो अपने हाथ पे शोल्डर पे है और अपने हाथ पे फिस्ट पे है, फेमोरल जो फिर से थाइस पे है, और नीचे एंकल पे है। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? क्यों? जो मेन सप्लाई होता है ना ब्लड का हार्ट से, वो इधर ही 3 जगहों पे होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे दिल की धड़कन सुनने के लिए हाथ अपने 2 अंगुली को गर्दन पे रखता है, वो उस पल्स लोकेशन पे रख रहा है ताकि वो सुन सके कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट कितना तेज से पंप कर रहा है। तो इसी से हमको एक टेक्निक यूज करना है पल्स लोकेशन पे, वो हम फटाफट जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन केस ऑफ ब्लीडिंग, जब आपके आसपास किसी दोस्त को, आपके आसपास किसी फ्रेंड को, या आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आपके टीचर कहीं पे गिर गए हैं, या फिर आपका दोस्त जो खेल कूद कर रहा था उसको लग गई है, तो उसको आप कैसे हेल्प करोगे, कैसे उसको बचाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? किसी को भी लगता है तो एज एन MFR, एज एन 13 टास्क फोर्स ट्रेन्ड कैडेट, एज एन MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना होता है, डॉक्टर को कॉल करना होता है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपको उसको पहले फोन करना है, ओके? उसके बाद आपको फर्स्ट एड करना है। आइए देखते हैं हम फर्स्ट एड कैसे करते हैं। ब्लीडिंग में फर्स्ट एड करने के 3 तरीके होते हैं: डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर पॉइंट और एलिवेशन। डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर पॉइंट और एलिवेशन, ये 3 पॉइंट है जो आपको ब्लीडिंग के टाइम यूज करना है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट प्रेशर है, जो कि नाम में ही है, अपा के सामने तो नाम है, अब जो नाम है वही अपन करना है, ठीक है? अपा का बड़ेरा जान के दान अपा करा, तो सेम उसी तरीके से जो नाम कह रहा है हमको वैसे ही करना है। डायरेक्ट प्रेशर, किसी भी एक अच्छे कपड़े को आपके आसपास, अगर आपके पास हैंडकरचिफ है या फिर बैंडेज है, अगर कुछ भी नहीं है तो तकिए का कवर है, पिल्लो है, बेडशीट है, पर्दे हैं, उसको लेके आना है। देखना है कि वो साफ सुथरा है ना। अगर वो साफ सुथरा है तो जहां से आपका खून निकल रहा है, हाथ से, पैर से, सर से, सीधा उसके ऊपर रख दें। करेक्ट? ये हो गया डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्टली आपने एक कपड़ा लिया और ऊपर प्रेशर डाला, इससे आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। अगर नहीं रुकता है तो आपको यूज करना है सेकेंड पॉइंट, वो है प्रेशर पॉइंट। हमने अभी पल्स लोकेशन जाने थे ना, कैटॉइड पल्स, रेडियल पल्स, फेमोरल पल्स। अगर आपके हाथ से खून रुक रहा है, डायरेक्ट प्रेशर से खून नहीं रुक रहा है, तो आपको हाथ के शोल्डर के ऊपर एक रस्सी बांध देना है या फिर एक कपड़ा बांध देना है, जिसकी वजह से क्या होगा? खून पहुंचेगा ही नहीं हाथ के आगे। आपका दिल आपके हाथ में खून भेज रहा है, लेकिन जो कि आपने यहाँ पे रुमाल बांध दिया है तो खून आगे आएगा ही नहीं, और उस वजह से आपका खून बाहर निकलना रुक जाएगा। और तीसरा है एलिवेशन। एलिवेशन आपको सभी टाइम में करना है। जब भी ब्लीडिंग हो रहा है
एलिवेशन आपको करना ही करना है। एलिवेशन यानी ऊपर उठाना, लिफ्ट करना, ऊपर लिफ्ट करना। तो एलिवेशन में आपको क्या करना होता है कि जिस बॉडी पार्ट पे लगा है आपको उसको चेयर के ऊपर रख दें, उसको आपके हार्ट के लेवल से ऊपर उठाना है। अगर हाथ पे लगी है तो हाथ को सीधा खड़ा कर दिया तो आपका जो हार्ट है वो ऊपर ब्लड नहीं भेज पाएगा और उसकी वजह से अपने आप ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर आपके पैर पे लगा है तो आप उसको जमीन पे सुला दें, जो भी है उसको जमीन पे सुला दे विक्टिम को, और उसके पाँव को चेयर के ऊपर रख दें। उससे क्या होगा, उसके पाँव पे ब्लड फ्लो कम पहुंचेगा और उसके साथ उसका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो ये था हमारा 3 मेथड ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग। जब किसी को नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। हमारा अभी तक जो राजस्थान में लू चलता है या फिर जो साउथ में एकदम हीट वेव चलता है, यहाँ पे तमिलनाडु चेन्नई में बहुत ही गर्म हवा चलती है और उसका वजह से हमारे नाक से कभी कभी खून निकलने लग जाता है। कभी सर पे या नाक पे लगने से, अपने नोज पे लगने से ब्लड फ्लो होने लग जाता है, उसको कहते हैं नोज ब्लीडिंग। नकलोए, नकलोए, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून निकलना। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपना सर पीछे रख के बैठ जाते हैं। वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड एज एन ट्रेन्ड MFR, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग अभी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहे हैं, तो इस टाइम पे एज एन ट्रेन्ड MFR हमको किसी को भी सर पीछे रखने का नहीं बोलना है, सर को आगे झुकाना है। नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, सर को पीछे नहीं रखना है, सर को आगे झुकाना है और नाक से खून निकलने देना है। जी, नाक से खून निकलने देना है, क्योंकि जब आप अपना नाक पीछे करके, अपना सर पीछे करके बैठते हो तो आपके नाक में खून जमा हो जाता है और खून जब एक बार शरीर से बाहर आ जाता है तो वो अपने आप टाइट होने लग जाता है, अपने आप टाइट होने लग जाता है। तो वो खून नाक में जमा हो जाएगा, उसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाओगे। इसके लिए जब भी नोज ब्लीडिंग होता है अपने गर्दन को सामने झुकाइए, या आपके आसपास किसी को भी नोज ब्लीड हो रहा है तो उनको बोलिए कि गर्दन पीछे नहीं झुकाना है, आगे झुकाना है और खून को निकलने देना है। खून को रेस्ट्रिक्ट जरूर करना है हमें, कम कैसे बहे उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में नाक को पिंच करते जाए, नाक को दबाते जाए। और जब खून कम निकलने लग जाए तो एक हैंडकरचिप लीजिए या एक अच्छा सा कपड़ा लीजिए, उसको ऐसे कुचो करके अपने नाक पे ऐसे पकड़ के रखें। कुछ भी हो जाए, खून यहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए, खून को बाहर निकलने देना है। चलिए, तो आई होप कि आपको नोज ब्लीडिंग भी समझ में आ गया है, ये भी क्लियर हो गया है। और कोई एक बच्चा कोई रेज हैंड करके हमको बता सके कि नोज ब्लीडिंग के टाइम हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एनीवन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एनीवन। यस, करण राज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ करण, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको रिक्वेस्ट आया होगा अनम्यूट का। सर, जब नोज ब्लीडिंग होती है हमेशा अपन को आगे करना चाहिए नाक, उससे हमारे नाक में ब्लड ना इकट्ठा हो, उससे ब्रीथ की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अगर हम पीछे रखें तो क्या होगा? उसमें नाक हम ब्लड हमारे नाक में इकट्ठा हो जाएगा और हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। चलिए करण, मतलब आपके आसपास किसी को भी नकलो या नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको उनकी सही सलाह दे सकते हैं, करेक्ट? यस। हमारे क्या बोलते हैं, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज तो खाली एक नंबर है, मेन चीज एक्सपीरियंस होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि आप सब छोटे हैं, आप ये सब सीख के क्या करेंगे। एज इज जस्ट अ नंबर। जो अपने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो भैया होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, कभी कभी वो गलत बता देते हैं कि अपने गर्दन को पीछे करके बैठे हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप सभी छोटे हैं, आप सभी छोटे हैं लेकिन समझदार हैं। तो आइए हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज
यस, अगला हमारा टॉपिक है कि जब कोई बाहर का ऑब्जेक्ट, पेन हुआ, सिजर्स हुआ या कील, नेल हुआ, वो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाए तो हमको क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आपको अपना ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आपको ब्लड रोकना है। ब्लड रोकने के लिए आपको बैंडेज करना होता है, लेकिन आपको बॉलीवुड स्टाइल में नहीं करना है कि हाँ भाई मैं तो हीरो हाँ बचाला बिना बचावा। आपको बॉलीवुड स्टाइल में नहीं करना है। आपको उस ऑब्जेक्ट को निकालना नहीं है। अगर उसके हाथ में कुछ घुसा हुआ है, कुछ ऊपर ऊपर है तो निकाल दिया, बात अलग है। अगर ज्यादा अंदर चले गया है, पेन, कॉम्पस, नेल, सिजर्स, कुछ भी, तो उसको निकालना नहीं है, उसको स्टेबलाइज करना है। उसके आसपास बैंडेज कर देना है, ठीक है ना। उसके आसपास बैंडेज कर दिया और उसको स्टेबलाइज करना है। हमको उसको बाहर नहीं निकालना है, हमको उसके आसपास बैंडेज करके उसको स्टेबलाइज करना है, ताकि उसको मूवमेंट पे दर्द नहीं हो और जो चीज अंदर घुसी हुई है वो न बाहर निकल पाए, न और अंदर जा पाए, और वो हिले नहीं। उससे उसका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। चलिए, तो ये हो गया किसी बाहर की ऑब्जेक्ट आपके बॉडी में घुसना। अब है इंटरनल ब्लीडिंग। जब आपके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, जब आपको कहीं पे लगता है तो आपका सूजन होने लग जाता है, वो सब सिम्टम्स हैं। सूजन होना, आपकी बॉडी के स्किन का कलर चेंज होना, आपको उल्टी आना, आपको जलन होना, those are the symptoms of internal bleeding. In case of internal bleeding आपको क्या करना है? In case of internal bleeding आपको एक स्लाइड, आपको एक ठंडा आइस पाउच उस एरिया पे अप्लाई करना है। क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग है और आप सभी डॉक्टर नहीं हैं, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, आप एक फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर बन रहे हैं। तो उसमें आपको एक आइस का क्यूब लेके आना है, आइस पैक लेके आना है, ठंडा पानी लेके आना है, और जहां पे लगा है उस एरिया पे आपको रखना है, ठीक है। और दूसरा है, आपको उस फ्रेंड को काम डाउन करना है कि इट्स ओके, थोड़ा ही लगा है, फटाफट एम्बुलेंस आ रहा है, हम उस एम्बुलेंस में लेके चले जाएंगे। आपको सिचुएशन को एग्जैगरेट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू पैसिफाई द सिचुएशन, you have to calm down your friend that it's okay, it's a little bit of hurt, we can manage it and the doctor is on the way, okay। तो ये हो गया इंटरनल ब्लीडिंग का। आइए, हमारा अगला टॉपिक है फ्रैक्चर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आसपास आपके मास्टर साहब ने बोल दिया कि नहीं, मुझे तो होमवर्क अभी आधे घंटे में चाहिए। फटाफट अपने पेन फ्रेंड का कॉपी लिया, कॉपी पेस्ट, क्या फॉर्मूला है, क्या गणित है, कुछ नहीं देखा। हाँ भाई तूने किया है, मैं भी ये सेम कर रहा हूँ, और अब आप बनते हो भाग मिल्खा भाग। फटाफट भागते हो मास्टर साहब के कैबिन के पास आपका होमवर्क सबमिट करने के लिए। उसी टाइम आप स्लिप हो जाते हो, आपकी हड्डी टूट जाती है, उसको कहते हैं फ्रैक्चर। ये मेरी भाषा में है। अब आइए साइंस क्या कहते हैं देख लेते हैं। अ बोन फ्रैक्चर इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। एक बोन है, वो टूटने के वजह से जो ब्रेक होता है या जो बीच में हेयरलाइन क्रैक हो जाता है, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। समझ गए? फ्रैक्चर तो आसपास बहुत देखे होंगे आप सभी ने 100%। तो आप सभी का चैट बॉक्स एक बार फिर से सभी के लिए खुल गया है। सभी बताइए कि इंसान के शरीर में तोड़ने के लिए कितनी हड्डियां हैं, या फिर यूं कहूं कि हाउ मेनी बोन्स डज अ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। उत्कर्ष 206, हर्षित 206, वैष्णवी 206, सरोज 206, गणपत 206। चलिए, आप सभी के आंसर 206 आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी को पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं। लेकिन फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नन्हे मुन्ने होते हैं, उनके बॉडी में 300 बोन्स भी होते हैं। हाउ मेनी? 300 बोन्स। जी हाँ, लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो वो बोन्स कंबाइन होके फिर 206 पे अटक जाते हैं। सो 206 बोन्स मतलब आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होने का प्रोबेबिलिटी बाई 1 206% है। 206 पॉसिबिलिटीज है आपके बोन फ्रैक्चर होने के। तो
तो आइए, ये सब फैक्ट्स हैं, हम फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। नेक्स्ट, किसी को भी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको स्टेबलाइज कैसे करना है। किसी भी चीज को स्टेबलाइज करने से पहले आप उसको पहचानेंगे। ये है उनके सिम्टम्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। ब्रूस स्किन, आपका स्किन जो है वो खुरदुरा हो गया, वो वहां पे स्वेलिंग होने लग जाता है, आपको कलर चेंज होने लग जाता है, वहां पे मूवमेंट होने में दिक्कत होती है, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं वो दिक्कत होता है, उसके वजह से फ्रैक्चर को आप पहचान सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम आगे जाते हैं कि आपने पहचान लिया कि फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उस टाइम पे क्या करना है। फ्रैक्चर के टाइम पे आपको यूज करना है प्राइज। क्या यूज करना है? प्राइज, PRICE, प्रोटेक्ट द इंजुरी। P से प्रोटेक्ट, R से रेस्ट द इंजुरी, रेस्ट करवाना है, I से आइस अप्लाई करना है, C से उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठाना है, और E से जगह को एलिवेट करना है। आइए, हम सभी MFR बन रहे हैं। आई होप कि हम सभी को समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या होता है। आप सभी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं फ्रैक्चर को लेके, या कोई भी अभी तक के टॉपिक्स को लेके, स्नेक बाइट हो गया, चोकिंग हो गया, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना क्यूरी SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो आपको प्रेजेंटेशन में नंबर दिख रहा है 9885068956, आप उस पे आपका कोई भी सवाल भेज सकते हैं, और सेशन के एंड पे हम आपके सारे क्यूरीज को सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो आइए हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के टाइम पे अपने दोस्त को जो पेन हो रहा है, उस पेन से उसको बचाने के लिए स्प्लिंटिंग कैसे किया जाए। जब किसी को फ्रैक्चर होता है ना, उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, उसका हाथ आगे पीछे वो नहीं हिला पाता है, तो उस केस में हमको स्प्लिंटिंग करना है। आइए, हमारे साथ कैडेट कटक से जुड़ चुके हैं। मैं हिमांशु चेन्नई से हूँ। जो पहले के ट्रेनर थे वो श्रेनिक, वो थे धुलिया से, और जो आपके सामने अभी कैडेट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है कटक से। तो हम पूरे इंडिया से आपके सामने आए हैं आपको सिखाने की स्प्लिंटिंग कैसे करते हैं। जो हमारे कैडेट चेयर पे बैठे हैं उनके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है, उनका हाथ बहुत दुख रहा है। तो उस केस में हमारे जो MFR है, मतलब आप आते हैं, आप विक्टिम को पूछते हैं क्या आप ठीक हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप बोलते हैं जल्दी कर, मारा बहुत दुख है, फटाफट मारे मदद कर, मारी सहायता कर। तो वो आते हैं, वो 2 लकड़ी के टुकड़े हो गए, या स्टील का स्केल हो गया, या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फर्म है, न्यूज़पेपर को फोल्ड करके आप बना सकते हैं, उसको आप अपने हाथ पे रख के हैंडकरचिप या कपड़े से बांध दीजिए। उसको बांधने से आपके हाथ को स्टेबलाइज हो जाएगा जी। मतलब अब जहां पे आपका फ्रैक्चर हुआ है वो एटलीस्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बराबर। तो देखिए, इन दोनों ने 2 रुमाल से उनके हाथ को बांध दिया है। ये आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पट्टा आपके पास हो। आप वुडन स्केल ले सकते हैं, या न्यूज़पेपर को फोल्ड कर सकते हैं, मैगजीन को फोल्ड कर सकते हैं। स्प्लिंट बना के आपको उन दोनों हाथ के, मतलब हाथ को बीच में रख के दोनों साइड पे बांध देना है। इससे क्या हो गया, जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन अभी भी उनका हाथ पकड़ना, उनको अपने फोर्स से हाथ रोकना पड़ रहा है, करेक्ट। अब वो अपना हाथ छोड़ देंगे तो वो नीचे गिर के सीधा हो जाएगा। तो उसको आप सपोर्ट कैसे देंगे? आपको एक स्क्वायर, ऐसे तो ट्रायंगुलर बैंडेज फर्स्ट एड किट में होता है। अगर आपके पास ट्रायंगुलर बैंडेज नहीं है, एक स्क्वायर कपड़ा लेके उसके एक साइड पे ऐसे नॉट बांध देना है। स्क्वायर के 4 साइड में एक साइड में आपको नॉट बांध देना है। अब ये हो गया अपना ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज में बचे हैं 3 साइड, तो जो एक साइड है ट्रायंगुलर बैंडेज का वो आपके जॉइंट पे आके टिक जाएगा, और बाद में जो आपके 2 पॉइंट और बचे हैं बैंडेज के वो आपके गर्दन के पीछे बांध देंगे। सिंपल, समझ में आ गया?
तो इस तरीके से आपने उसको स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन अभी भी खाली उनका हाथ स्टेबलाइज हुआ है। लेकिन आप जब अपने घर से उनको अस्पताल लेके जाएंगे, आपके गांव से उनको किसी शहर लेके जाएंगे, या उनको हेलीकॉप्टर में कहीं पे लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, तब उनका हाथ आगे पीछे झटकों से हिलेगा। उस टाइम पे क्या करना है, उनको अभी भी दर्द हो रहा है देखिए, तो आपको अभी उनका हाथ और उनकी बॉडी को भी स्टेबलाइज करना है। वो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक अच्छा सा कपड़ा लेना है, लंबा सा कपड़ा लेना है, उनके बॉडी के इर्द गिर्द छाती के ऊपर से बांध देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्प्लिंटिंग कर दिया है। अब क्या होगा ना, आप जब आपको ऑटो में, रिक्शा में, टू व्हीलर में कहीं पे भी इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो वो अपना हाथ स्टेबलाइज होगा, उनका बॉडी हिलेगा लेकिन उनका हाथ नहीं हिलेगा। इसके वजह से हाँ, वेलकम वेलकम। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कैडेट्स जो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से सिखा चुके हैं कि स्प्रिंटिंग कैसे करना होता है। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं जो स्प्रिंटिंग के होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पाँव पे या बॉडी पे, जो कि एयरलिफ्ट होता है, जो कि किसी एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और उसको एयरलिफ्ट करते हैं हेलीकॉप्टर सब में, तो वो स्प्रिंटिंग यूज करते हैं। अब हमारे पास है लिफ्टिंग एंड कैरिंग मेथड। लिफ्टिंग एंड कैरिंग मेथड हमारा वो टेक्निक है जिससे दो छोटे छोटे, दो पतले पतले इंसान एक भारी भरकम इंसान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर जी, हम सीधा वीडियो पे चलते हैं कैरिंग एंड लिफ्टिंग के। हमारे साथ योगेश जी जुड़े हुए हैं कटक से, वो हमें पूरा कंप्यूटर जी का सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे कंप्यूटर जी वही है। तो जब किसी इंसान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना है, टीचर्स आपको किसी स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये है 2 हैंड, 3 हैंड एंड 4 हैंड सीट मेथड। आप अपने हाथ से सीट बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, तो अपने दोनों हाथों को आमने सामने पकड़ के फिस्ट पकड़ लिया, ये हो गया आपका 2 हैंड सीट मेथड। इस पे आप किसी को भी बैठा सकते हैं, लेकिन इसको और मजबूत करने के लिए हम जाएंगे 3 हैंड मेथड पे। 3 हैंड मेथड में कोई भी एक कैडेट अपना मास्टर हैंड लेगा और अपने दूसरे हाथ को पकड़ लेगा, करेक्ट। अपने मास्टर हैंड से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ लिया। अब आपके पास क्या है, एक हाथ फ्री है। इस फ्री हैंड से आप आपके सामने वाले की कलाई पकड़ेंगे और सामने वाला अपने फ्री हैंड से आपकी एक कलाई पकड़ेगा। ये हो गया 3 हैंड सीट मेथड। और अपने पास अभी भी एक हाथ फ्री है, उस एक का हाथ का क्या करना है वो भी मैं बताता हूं। हमारे 3 हैंड सीट इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी भी इंसान को इस पे बैठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वो हाथ का भी यूज हम बताते हैं। आप कैडेट को बैठा दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कैडेट को अपने हाथों पे बैठा दिया है, और जो वो फ्री हैंड था वो उनके पीठ पे बैक रेस्ट का उपयोगी है। जो चेयर में बैक रेस्ट होता है ना, वो हेल्प करेगा ये फ्री हैंड। उनको रेस्ट मिल रहा है। उनकी गर्दन पे अगर लगी हुई है तो आप उनकी गर्दन पकड़ सकते हैं, पीठ पे लगी हुई है तो रीढ़ की हड्डी को आप बैक रेस्ट दे सकते हैं, जिससे वो पीछे लुढ़के नहीं, जिससे वो पीछे गिरे नहीं। थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा 3 हैंड सीट मेथड। अभी इसी में हमारे पास है 4 हैंड सीट मेथड। अगर कोई सामने वाला बहुत ही भारी है, बहुत मोटा है, बहुत ही भारी है, तो उस केस में आप यूज करेंगे 4 हैंड सीट मेथड। अपने अपने मास्टर हैंड अपने हाथ में, जिस किसी के पास भी आपने आमने सामने कोई है
वो ये प्रैक्टिकली ट्राई करें। अपने हाथ से अपनी कलाई को पकड़िए, अपने हाथ से अपनी कलाई को पकड़ के जो आपका फ्री हैंड है उससे आपके सामने वाले की कलाई पकड़िए। सेम जो सामने वाला है वो अपनी फ्री हैंड से आपकी कलाई पकड़ेगा और ये हो गया फ्री फोर हैंड सीट। ये आपका बन गया है फोर हैंड सीट। अब आप इस पे किसी को भी बैठा सकते हैं, भारी से भारी इंसान को बैठा के इमरजेंसी के टाइम पे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा चल लीजिए। हाँ, तो ये देखिए आप कैसे कंफर्टेबली हमारे विक्टिम दोनों रेस्क्यूअर के हाथ पे बैठे हैं। तो इस टेक्निक से आप किसी भी हैवी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी टेक्निक का कमाल है। कोई भी चीज जो भारी जगह पहले बाहर चीजें उठानी होती थी उसको उठाते थे लेवर से, टेक्निक होता था। अब ये सभी टेक्निक का उपयोग है। अगर आपके पास सही टेक्निक है तो बल नहीं बुद्धि का उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ना कि सिर्फ जान बचाने में, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है। टेक्निक सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। ये हमारे सामने कुछ और मेथड्स हैं, पिक अ बैक और फ्रंट पिक अ बैक और बैक पिक अ बैक। ये जो बोरी उठाते हैं ना, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी उठाते हैं, वो टेक्निक है ये। किसी भी बंदे को पीछे से उसका पैंट पकड़ के ऊपर उठा लिया। ध्यान रहे कि जो बंदे को आप उठा रहे हैं वो लुंगी में नहीं है, नहीं तो लुंगी आपके हाथ में आ जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। समझे? तो कोई अच्छा पैंट पहना हुआ है, अच्छा टाइट ट्राउजर पहना हुआ है, तो उसको पकड़ के छाती पे उठा लीजिए पीछे। चलिए नेक्स्ट। ये जो हमने फोर हैंड सीट मेथड आपको दिखाया था। अब आगे है वन मैन कैरी। जो छोटा होता है ना, जो बच्चे जैसे उठाते हैं, वो हो गया वन आर्म कैरी। ह्यूमन क्रंच, जिसको भी लगा है, अगर पैर पे लगा है, अगर थोड़ा बहुत लगा है, तो उसको अपने कंधे पे उसका हाथ रख के उसका बॉडी वेट अपने पे लेके उसको लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। ये टेक्निक है। स्ट्रेचर तो सबको पता होगा कि जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं किसी मरीज को लेके जाने के लिए, उसको कहते हैं स्ट्रेचर। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर यानी एक जुगाड़ से बनाया हुआ स्ट्रेचर। हम इंडियंस हम जुगाड़ करते हैं ना, टीवी नहीं चल रही है, दो लगा के दिया उसको, टीवी चलने लग गई। रिमोट नहीं चल रहा है, बैटरी नहीं बदलेंगे, रिमोट को ठप ठप करेंगे। तो वैसे ही अब हमारे घर पे स्ट्रेचर तो होता नहीं है, घर पे थोड़ी कोई स्ट्रेचर रखेगा। स्कूल्स और हॉस्पिटल में तो कंपलसरी होता है स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट रखना, तो वो बात अलग है। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रेचर नहीं है तो आप कैसे दो रॉड और टी शर्ट से स्ट्रेचर बना सकते हैं, हम ये जानेंगे अभी। अपने दो रॉड लिया, आसपास कहीं से भी दो रॉड लिया, दो पाइप लिया, या फिर दो लकड़ी के जो खंबे होते हैं जिसपे कपड़े वपड़े भी सुखाते हैं लंबे, तो वो लिए, उसको एक हाथ से पकड़ा, मतलब एक कैडेट को पकड़ा दिया और फिर उसका टी शर्ट उतारना है। क्योंकि उस कैडेट ने रॉड को अपने हाथों से पकड़ा है, तो आप जब टी शर्ट उतारेंगे ना तो वो सीधा रॉड के अंदर आ जाएगा, रॉड में आ जाएगा, पोल में आ जाएगा, पाइप में आ जाएगा। ऐसे ही ये तो बहुत छोटा है, इसमें हम किसको लेके जाएंगे? तो इसी में हम दूसरे कैडेट को बुलाएंगे, या आसपास आपकी भीड़ होती है, दूसरे आदमी को बुलाएंगे और उसकी टी शर्ट भी हम उतार लेंगे। और इसको बीच में लेके आइए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम बाहर निकलेंगे, उसके बाद दोनों टी शर्ट को बराबर कर देंगे, पास में कर देंगे। हमने दो टी शर्ट का उपयोग किया है। अगर आपकी हाइट लंबी है, अगर कोई लंबा है, तो उसके लिए एक और टी शर्ट ले सकते हैं। और ये बन गया आपका इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर।
वेरी क्लियर? कितना इनोवेटिव है कि 2 पोल और 2 टी शर्ट से हमने स्ट्रेचर बना दिया है और इस पे आप 100 से भी ज्यादा वजन के आदमी को, 100 किलो से भी ज्यादा वजन के इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। कभी सोचा था इतना इजी हो सकता है? इट इज ऑल अबाउट द टेक्निक यू लर्न, इट इज ऑल अबाउट द टेक्निक यू अप्लाई इन द गिवन सिचुएशन। आप कौन से सिचुएशन में कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं वो ही मायने देता है। एक और टेक्निक है हमारे पास स्ट्रेचर बनाने का। आपको 2 रॉड लेना है, ब्लैंकेट को नीचे जमीन पे बिछा देना है, ब्लैंकेट को, चद्दर को, एक रॉड को 2/3 हिस्से पे रखना है, जैसे कि आप पहली फोटो में देख सकते हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है उसको फोल्ड कर देना है। उसको फोल्ड करने के बाद दूसरे रॉड को आपको उसके ऊपर रखना है, 2/3 जो छोटा वाला हिस्सा फोल्ड किया है उसके ऊपर रखना है, और जो अब बचा हुआ हिस्सा है उसको फोल्ड कर देना है। इससे आपका एक और स्ट्रेचर बन गया है। इसको भी हम कहते हैं इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। जुगाड़ से बनाया हुआ कोई भी चीज इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर होता है। ये हमारे कैडेट्स स्ट्रेचर बनाते हुए, ये हमारे कैडेट्स ने अपने हाथों से भी स्ट्रेचर बना लिया है। तो इसी के साथ आई होप कि आपका ट्रेनिंग मजेदार रहा होगा। ये हमारा तेरापन टास्क फोर्स का ट्रेनिंग था। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमको, और अगर किसी को भी डाउट नहीं है तो वी विल गो बैक टू आवर होस्ट फॉर टुडे, मनीष जी। तो अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद हिमांशु जी और सैनिक जी, और सभी को धन्यवाद कि आज आप लोग, सभी बच्चों को धन्यवाद कि आप आज लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से इस ट्रेनिंग को सुना। तो साथियों, देखा आपने तेरापन टास्क फोर्स के कैडेट किस प्रकार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से ट्रेनिंग लेकर आप लोगों के बीच ट्रेनिंग प्रस्तुत करते हैं और आप लोगों को एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार करते हैं, ताकि आप सिर्फ न विपदा के टाइम पर दूसरों की सहायता कर सके, पर दूसरों को भी ये तकनीक बताकर और MFR तैयार कर सके। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्री भोमराज जी जोशी को अपने वक्तव्य के लिए। श्री भोमराज जी जोशी। सर वो ज्वाइन नहीं है शायद। कोई बात नहीं। श्रेयांश जी कोठारी हमारे बीच में ज्वाइन है? बिल्कुल सर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के जैन संस्कार विधि के राष्ट्रीय प्रभारी श्री श्रेयांश जी कोठारी को अपने वक्तव्य के लिए। श्री श्रेयांश जी कोठारी। और हमारे गुरु और हमको आगे बढ़ाने वाले श्री श्रेयांश जी कोठारी का स्वागत है। ओम आराम सर, धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनीष जी, संचालक मनीष जी, तेरापन टास्क फोर्स के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी, सह प्रभारी श्री जितेश जी, हमारे जो ट्रेनर्स आज के रहे हिमांशु जी, सैनिक जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र, और हमारे जितने भी सारे बच्चे जो आदर्श विद्या मंदिर से जुड़े हैं वो सारे विद्यार्थी, और साथ ही साथ जोधपुर तेरापन युवक परिषद सरदारपुरा के सदस्यगण, साथीगण, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जिस तरीके से आज ये मैंने देखा, मेरा ये पहली बार प्रोग्राम को देखने का था, और इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, और हर ऐसी आपदा विपदा की परिस्थिति को किस तरीके से हम हमारी आसपास की चीजों से ही सही कर सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में थी, जैसे बर्न को लेकर, मतलब जब जल जाता है उसको लेकर, या सांप काट जाता है तो तांत्रिक, या जो भी भ्रांतियां दिमाग में थी उसको दूर किया गया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थियों को समझ आई होगी ये बातें, और ये न केवल आपके लिए महत्वपूर्ण है,
आप ये समझिए जिस तरीके से बार बार आपको बताया जा रहा था, ये आप किसी का भी मतलब जिंदगी बचा सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं 13 टास्क फोर्स अभी तक बहुत सारी जिंदगियां रियल लाइफ में नहीं, बार बार कहते थे ऐसा फिल्मों में होता है, मैं यहाँ पे असल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। कितनी बार बचा चुके हैं और आगे भी ऐसे कैडेट्स तैयार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को देश भर के जितने भी सारे विद्यालय हैं उन कई सारे विद्यालयों के कई सारे विद्यार्थियों को इस तरह से बता रहे हैं। जोधपुर 13 युवक परिषद सरदारपुरा मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता है आप सभी का कि आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़े और जिस तरीके से ये ट्रेनिंग दी गई, मैं मानता हूँ कुछ कम विद्यार्थी जुड़ पाए बिकॉज आज यहाँ चुनावी माहौल है हमारे जोधपुर में, तो शायद हो सकता है किसी कारणवश ऐसा स्कूल की तरफ से या जो विद्यार्थियों की तरफ से कम रहा। बट मैं ये मानता हूं कि जितने भी सारे विद्यार्थी, जितने भी सारे लोग, विद्यार्थियों के अभिभावक, जो शिक्षक गण जुड़े, उनको जरूर इसका बेनिफिट हुआ है। मुझे बहुत मतलब हृदय से प्रसन्नता है जिस तरीके से ये बताया गया। आई एम रियली हैप्पी। पुनः एक बार आप सभी का जोधपुर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेयांश जी। ये थे हमारे क्रिएटिविटी के मास्टर और मोटिवेशनल स्पीकर श्रेयांश जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए 13 युवक परिषद जोधपुर के सह मंत्री श्री विकास जी चौरड़िया को। श्री विकास जी चौरड़िया। श्री विकास जी चौरड़िया आप जुड़े हुए हैं? विकास जी सर नहीं दिखा रहे हैं। और भोमराज जी जोशी साहब आए हैं क्या? वो भी नहीं है। सर 13 युवक परिषद सरदारपुरा की तरफ से सबसे पहले आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा अखिल भारतीय 13 युवक परिषद का। हम उनकी शाखा हैं, लेकिन इस तरह का अवसर हमें प्रदान हुआ। टीटीएफ टीम का आभार, जो टीटीएफ पूरे देश भर में यह कार्य कर रही है और जिस मुस्तैदी से राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी और पूरी राज्य प्रभारी की टीम जिस तरीके से काम कर रही है, मतलब आभार शब्द बहुत छोटा है क्योंकि कितनी ही जिंदगी बचा चुके होंगे। सेवा, संस्कार, संगठन तीनों में हम काम करते हैं, लेकिन सेवा का जो यह कार्य है अपने आप में बहुत महनीय है। जैसे कि हम कंपेयर करें रक्तदान के लिए शायद हो सकता है बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो आपदा विपदा को बचाने का जो ये कार्य है उसके लिए 13 टास्क फोर्स और स्पेशली हमारे महामंत्री जी जो मनीष जी दफ्तरी हैं स्वयं सृजन करता है और हमारे सह मंत्री श्री विकास जी भी आ चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा विकास जी अपना आभार व्यक्त करें। जय जिनेंद्र। जैसा कि हमने इस कार्यक्रम में देखा 13 टास्क फोर्स की संचालन अखिल भारतीय 13 युवक परिषद द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व और विकास और सशक्तिकरण के साथ संघ, समाज एवं राष्ट्रीय और सुरक्षा में युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर संगठित एवं समर्पित बनाना है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रक्षा कर संजीवनी बनकर मानव सेवा के कार्यभार को संभालने के लिए प्रेरित करता है। मैं 13 युवक परिषद सरदारपुरा की ओर से श्री मनीष जी दफ्तरी, महामंत्री 13 युवक परिषद का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समाज एवं संघ के लिए अपनी टीटीएफ टीम के साथ मिलकर राष्ट्रीय हित में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। साथ ही में प्रधानाध्यापक श्री भोमराज जी जोशी, जिन्होंने इस ट्रेनिंग के महत्व को समझा और अपने विद्यार्थियों के लिए इस कार्यशाला की स्वीकृति दी, जिससे मानव कल्याण और राष्ट्रीय सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रक्षा करने का युवाओं में जोश का संचार होता है और साथ ही ध्येय के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। आपकी आभार की इस श्रृंखला में टीटीएफ के राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी बोत्रा व सह प्रभारी श्री जितेश जी पोखराना, जिनके अथक प्रयासों के से देश भर के अनेक विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस ट्रेनिंग के माध्यम से लाभ मिला, सशक्तिकरण की और एक कदम आगे बढ़ा।
आभार सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने 2 घंटे इस कार्यशाला को ध्यान और शांतिपूर्वक से सुना, सीखा और असल जिंदगी में जरूरत पड़ने पर अपने लिए प्रतिबद्धता हुए। टीटीएफ न सिर्फ तेरापंथ टास्क फोर्स है, यह टीटीएफ आपको एक चीज और सिखाती है, ट्रबल टाइम फोर्स। ट्रबल के समय आपको जो उपस्थित है, ट्रबल के समय जो उपस्थित है वो है टीटीएफ। आप जहां कहीं भी हैं, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, टीटीएफ आपके लिए हमेशा उपस्थित है और हम सब टीटीएफ से ट्रेनिंग लेकर के हमेशा उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। अंतिम 2 लाइनों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। वक्त कम है, जितना दम लगाना है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम लगाना है लगा दो। थोड़ों को मैं जगाता हूं, थोड़ों को तुम जगा दो। आगे यही अपेक्षा कि आप सभी साथी कहीं पर भी किसी को मदद की जरूरत है, आप उन्हें सहायता करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। ओम